हम हर दिन नए विचारों, नए चेहरों और नए संवादों की तलाश में होते हैं। हमने किताबों के पन्ने खूब पलटे, लेकिन अब उन चेहरों को सुनने का वक्त है जिनकी मौजूदगी किसी किताब से कम नहीं। तो मेहमाननी के पहले एपिसोड में उनसे मिलिए जिनसे मिलना जरूरी है। प्लीज वेलकम महीप सिंह, स्टैंड अप कॉमेडियन, राइटर, एक्टर, पोएट और जाने क्या क्या। अर्धनास्तिक आदमी, ठीक है। अर्धनास्तिक? हाँ, अर्धनास्तिक है। हम्म। तो वो कह रहा है कि भाई वो माँ ने वो उसी क्षण में बोला था कि यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए। हमने उसी में हमारी पहली नौकरी। इतना पढ़ने लिखे वाला महीप सिंह हॉकी भी खेल रहा है भाई। हॉकी डिफेंस मैकेनिज्म। अपना बच्चा ठीक करना है तो आप बच्चे को 1 या 2 साल सरकारी स्कूल में जरूर पढ़ाएं, 12.5 रुपए की फीस दे के, या वो भी माफ करवा लें एप्लीकेशन लिख के, आई बैक टू से दैट माय फादर इज अ पुअर मैन। अब एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो जानता है कि मैं चुटकुला कहूंगा हंसी आएगी, मैं शायद गाली दूं तो भी हंसी आएगी, लेकिन वो खुद को रोकता है। वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। मेरा ये दावा है कि हिंदी में किया इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है, अंग्रेजी में किया होता तो नहीं किया जाता। अंग्रेजी की वो पूरी गाली से तो बेहतर है ये गाली कि हाल पूछ लेना, भाई मम्मी कैसी है, तो पूछ रहा हूँ मैं। तो अब ये मतलब आप एक तरफ ये जो वो हिपोक्रेसी है ना, मुझे लोगों के अचंभे पे अचंभा हो रहा है, इतने सरप्राइज्ड हो रहे हैं कि अरे गाली दे दी। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा मॉन्स्टर खड़ा हो जाएगा। मैं किसी तरह की गालियों का सपोर्ट नहीं करता, या मैं किसी अभद्र भाषा का सपोर्ट नहीं करता, ना मैं ये चाहता हूँ कि कोई इन चीज़ों का सहारा ले लोगों को हंसाने के लिए। मीडिया के अंदर अगर ये छवि बनी हुई है कि जो अभद्र है वो हमारी संस्कृति नहीं है, तो फिर किसकी है? ये आरोप नहीं लगा क्या? छोड़ो चलो। क्या आरोप नहीं लगा? कि देश को बदनाम कर रहे हो। आप किसी का तगमा दे दे कि ये तो बड़े झगड़ालू कौम है भाई, झगड़े नहीं तो क्या करें। हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं, हमने किसी को नहीं सुनाया हुआ आज। आप कैसे मुकाबला कर लेंगे जाकिर खान का, ठीक है, अमित टंडन का मुकाबला कैसे कर लेंगे ना, अभिषेक उपमन्यु का मुकाबला कैसे कर लेंगे, ये सीख के कि जोक कैसे लिखा जाता है। ऐसा आपको बताएगा कि क्या होती है लाइफ, ठीक है। आप ईमानदार कब हो, आप अच्छा स्वभाव कब रख सकते हैं, जब आप इतने अमीर हों कि आप किसी को गाली दे सकें। डार्क ह्यूमर क्या है ये बताते हुए जाइए, आजकल बहुत चर्चा में है। तो आपके साथ बहुत पुरानी जान पहचान है, तो इसलिए इतना खुल के बात हो पाई है, अनस्क्रिप्टेड है और बड़ा मजा आया। बहुत बहुत स्वागत है महीप जी। धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। और हमारी बोहनी करा दी आपने। अच्छा, ये हमारे नए शो का पहला एपिसोड है। मतलब मैं बलि का बकरा हूँ पहले? बलि का बकरा नहीं है, आप ही स्पेशल गेस्ट वाले होते हैं, फीता काटते हैं। अच्छा, ठीक। यही सोच के बुलाया हमने। वैसे घर के आदमी हैं आप तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरा मतलब वो किसे कहते हैं, मायका है। माइका है ना। हाँ किसी इंटरव्यू में सुन रहा था कि इस बिल्डिंग में आप पहले भी आते रहे हैं। हाँ हाँ, मैं बहुत बार आया हूँ यहाँ पे। हाँ। जब शुरू में स्टैंड अप कॉमेडी एक मतलब अपने चढ़ाव पे थी, तो अंग्रेजी में हुआ करती थी स्टैंड अप कॉमेडी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये नया नया बना था, तो हमें अंग्रेजी के उसमें बुलाया गया था कि भाई आप कुछ बोलेंगे, तो उन्हें अंदर से तो हमें पता है ना कि हमारे नहीं आती है। तो तो फिर ये बताइए, ये परसेप्शन क्यों है कि आप इतने बुद्धिजीवी, अंग्रेजी पढ़े लिखे, नहीं, ऐसा लगता है? बुद्धिजीवी तो हैं, अंग्रेजी पढ़े हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, सीधी सी बात। हम्म। ठीक है, ना फर्स्ट है, ना सेकंड है, ना थर्ड है। पर स्टैंड अप तो शुरू किया अंग्रेजी था। अंग्रेजी में स्टैंड अप शुरू करना पड़ा क्योंकि एक जमाना था जब स्टैंड अप आया ही था, हम्म। तो हमारे पास रेफरेंस नहीं थे स्टैंड अप कॉमेडी के कि क्या होती है। तो जो लोग करते थे स्टैंड अप कॉमेडी, हम उन्हीं को देख के हम्म। समझते थे कि हाँ भाई ये स्टैंड अप कॉमेडी होती है, और वो सब अंग्रेजी में करते थे। और 1-2 ऐसी घटनाएँ भी हुई कि हमें बाकायदा कहा गया कि आप प्लीज़ हिंदी में नहीं करिएगा हम्म। स्टैंड अप कॉमेडी, क्योंकि अंग्रेजी ही होती है और हिंदी में स्टैंड अप कॉमेडी नहीं होती है।
ये बकायदा बताया गया हमें, तो हम तो भाई मतलब हमारे खून में गुलामी भी है और हमारे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी हैं हिंदी को लेके, और ये सब कॉलेज में भाग के ली थी हमने हिंदी ऑनर्स, पहला रोल नंबर था आपकी हमारा, तो पढ़ाई है हिंदी है में ना? पूरी। तो हमें पूरा पढ़ा हुआ है, मतलब गद्य पद्य सब पढ़ रखे हैं। पर देखो, सीधी सी बात है कि लड़कियां अंग्रेजी ऑनर्स में ज़्यादा अच्छी थी, तो हमारी वाली तो वेट ही कर रही थी शादी का। तो वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ एकदम से कि भाई ये तो अंग्रेज़ी बहुत ज़रूरी है। तो एक जो मेरा जो पहला स्कूल था जिसमें मैं काफ़ी साल 8-9 साल पढ़ा, हुँ। तो भाग्य से वहाँ पे कुछ थोड़ा अंग्रेज़ी का माहौल था। तो उसकी वजह से मेरी अंग्रेज़ी सरकारी स्कूल वालों से बेहतर थी हुँ। और कॉन्वेंट स्कूल वालों से बदतर थी। तो वो गैप ब्रिज करने के चक्कर में हमें अंग्रेज़ी बोलनी पड़ी, सीखनी पड़ी। और स जी, पहले आप कॉन्वेंट में थे? मैं कॉन्वेंट में नहीं था, मैं एक प्राइवेट स्कूल में था। आपकी आ गई ब्लैक कॉफ़ी। धन्यवाद! अरे वाह! बहुत क्या सुंदर। बात है! बहुत मौके पर आए आप। बहुत धन्यवाद। मौके पर आए। हाँ, फिर क्या हुआ? तो वो एक हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा एक वो है, ब्रह्म कुमारीज़ का हुँ। एक सेक्ट है, वो उनका स्कूल था। अच्छा, मैं अपने जीवन के 8-9 साल जो है, मैं ब्रह्म कुमारीज़ के स्कूल में पढ़ा अच्छा। हूँ। और अगर आपने कोई वीडियो मेरा एक देखा हो तो मैं उसमें हल्का-सा मतलब ये वो भी मेंशन करता हूँ कि उस स्कूल में पढ़ने की वजह से मैं बड़ा ही सॉफ्ट और बहुत ही मतलब सुशील और सोफिस्टिकेटेड हो शालीन गए और थे। सोफिस्टिकेटेड, और ये ऐसा हो गया था, जो कि मेरे ख़्याल से वो एक गलत चीज़ है कि आप बच्चे को दुनिया के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। वो जो गाली वाली बात है ना, वो वहीं से मेरे वीडियो है पहला। वहाँ पे तो अगर आपने किसी को मतलब वो ब्रदर इन लॉ वाली गाली भी दे दी ना, तो वो बहुत सीरियसली लिया जाता था कि अरे गाली, बहुत संस्कारी स्कूल था। बहुत संस्कारी स्कूल था। तो उसके संस्कारी बच्चे थे आप। बहुत संस्कारी बच्चे थे, पर जब फिर हम मोहल्ले में पिटने लग गए इस बात से कि भैया गाली मत दो, हाँ। है ना? वो हँसते होंगे इस बात पर। हाँ, तो अच्छा। फिर हमें वहाँ से निकाल के सरकारी स्कूल में डाल दिया गया। पापा ने डाल दिया था। हाँ, हुँ। डाल के इसीलिए डाल दिया था? हाँ, ऐसी बात तो नहीं हो हाँ, सकती हाँ, डाल दिया था। कि मेरा बच्चा सॉफ्ट होता जा रहा है। हाँ, हाँ, अरे पिट के आ रहे हैं। गाली खा के आ रहे हैं और घर में आके रोते-रोते बता रहे हैं कि भैया ने मारा। वो तब भी भैया ही कह रहा है उनको कि भैया ने मारा, है हुँ। ना? कपड़े फाड़ दिए, है ना? वो मतलब बड़ा ही मैं सॉफ्ट सा लड़का बन गया था, बड़ा ही अजीब सा लड़का बन गया था। तो वो भाई अब 2 बहनें बड़ी हमारी, और उनके बाद जो है 1 बेटा हुआ, वो भी यों निकले आए कि भई पिट के आ रहे हैं रोज़। तो फिर वो उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत है। तो फिर सरकारी स्कूल में शिक्षा-दीक्षा हुई सरकारी आपकी? स्कूल में शिक्षा तो ये इल्ज़ाम तो नहीं दे सकते उनको कि शिक्षा हुई, दीक्षा हुई। हाँ। फिर कभी किसी को पीटा आपने ज़िंदगी में? नहीं, पीटा तो नहीं, पिटना बंद हो गया हमारा, क्योंकि हमने हॉकी जॉइन कर ली, हॉकी की टीम में हम आ गए, क्या बात है! तो हॉकी की टीम वालों से सब डरते थे। हमारा प्रिंसिपल की भी हिम्मत नहीं होती थी कि भाई तुम 5th पीरियड में हॉकी क्यों खेल रहे हो, हाँ, हाँ। है ना? क्योंकि हमारा घर पास में था, तो हम हुँ, आधी छुट्टी से भी पहले ही बल्कि हुँ। घर पहुँच जाते थे और खाना-वाना खा के अपना ट्रैक सूट पहना, बस्ता पटका और अपना हॉकी उठाई और चल दिए ग्राउंड की दिल्ली में थे तरफ। ना आप? हाँ, दिल्ली। कौन-सा स्कूल था? ये था इतनी पुरानी बात नहीं है। गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1। अच्छा। तो मतलब वो कुख्यात था। कुख्यात था, बहुत कुख्यात था। मतलब हॉकी के मैच में तो हाँ। सिर्फ़ अव्वल आम बात, और दूसरे स्कूल वालों से लड़ाई हो गई और ये हो गया और वो हो गया, ये चर्चे थे। मतलब कि ये स्कूल बड़ा कुख्यात है और इसके बच्चे बड़े बदमाश होते हैं।
अच्छा एक बात बताइए आप, ऐसे तो आप सेंसिटिव आदमी हैं। जब ये सब हो रहा था, आप इसके पार्ट थे, तो दूसरे लेवल पर कभी ये भी सोचते थे कि यार वायलेंस है तो गलत ही, नहीं ही करना चाहिए, नहीं किसी भाई का सिर देखो, क्यों ही इतनी फोड़ा? वॉयलेंस देखी थी हुँ, अपने ऊपर होती हुई कि अब सुख मिल रहा था कि हम उस पक्ष में खड़े हैं कि जो लोग पीट सकते हैं, पीटें या नहीं पीटें अलग बात है, कि हम सुरक्षित हैं। पहली बात तो ये, भैयाओं की छाँव में। भैयाओं की छाँव में वो 6-6 फुट के लड़के, उनमें से एक ओलंपियन भी थे, दर्शन हुँ, सिंह, तो उनके साथ हम हॉकी खेलते थे। तो वो जब चलते थे ना 11-12 लोग, 15 लोग, तो मतलब वो ऐसा रहता था कि भाई टीम आ रही है, हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। वाह! हाँ, तो वो रॉब था। अलग लुत्फ़ है, हाँ, उस अलग दिल्ली लुत्फ़ है, में तब वो ऐसा होना। नया-नया जो मिला ना हमें, वो जो पावर का सुख जो मिला हमें, हमने कभी किसी को मारा नहीं, हुँ, ना ही हमने किसी को धमकी दी है। वो इतना ही बहुत था कि अब भाई हॉकी पकड़ी हुई है। फिर ये बताइए फ़नी हैं आप, ये कब पता चल गया आपको? आप तो खिलाड़ी फ़नी थे। तो बचपन से फ़नी, नकल लगाना लोगों की, टीचर्स की नकल उतारना, और मतलब बहुत से कैरेक्टर हमारे मोहल्ले में जहाँ हम रहते थे, हुँ, जहाँ मतलब वो डीडीए फ्लैट्स हुआ करते थे। हाँ, तो उनमें जब मतलब हमारा यही काम होता था कि हम सब खड़े हैं और हम देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये आदमी रोज़ आता है हुँ। और ये गाय के पाँव छूता है, और ये आदमी यूँ करता है, वो करता है, और ये सब हम नकलें लगाते थे लोगों की। ऑब्ज़र्वेशन था शुरू से। ऑब्ज़र्वेशन बड़ा कीन था, बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट में नाम आता था हमारा, हमारी फ़ोटो लगी हुई थी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बोर्ड पे, और जो कि वो चिड़िया वाले कैमरे से खिंचवाई गई थी, वो जो होता था ना, और ढक्कन हटाते थे और फिर लगा फिर देते थे। लगा दिया। हाँ, तो उससे खिंचवाई गई थी। हम इतने पुराने नहीं हैं, पर वहाँ पे वही अवेलेबल था। तो वो अरे आपकी उन्होंने, ब्रांडिंग हो गई, हाँ, हमारी ब्रांडिंग, पुराने-पुराने, वो कोई बात इतने भी नहीं नहीं है, पुराने आप। वो कोई बात नहीं है। मैं बता देता हूँ, 15 अगस्त 1971 की हमारी डेट ऑफ बर्थ है। हाँ, तो हम मतलब अब जो भी हैं सो हैं। तो अब ये पुराने हैं कि नए हैं, मतलब हम अपने आप को लकी मानते हैं कि हमने आज के एडवांस कैमरास और पीछे तक हमने वो चिड़िया वाले कैमरा से ही फ़ोटो खिंचवाई हुई है। सही में। मतलब चांदनी चौक में वो बाकायदा लाइन से खड़े रहते थे, हुँ। वो लाल किले के आस-पास। तो वो वहाँ पे हाँ, कुर्सी पे बिठा दिया जाता था, और इधर देखो, और वो ढक्कन कह रहे वो चिड़िया वाला कैमरा, तो वो ढक्कन हटा देते थे, फिर लगा देते, तो वो फ़ोटो खिंच गई वो हैं अभी फ़ोटो आपके पास? नहीं होंगे, अब नहीं होंगे ना? नहीं होंगे। क्योंकि हमारे पापा को फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक था, तो उनके पास बाकायदा एक अच्छा कैमरा था, हुँ। और वो बहुत फ़ोटोज़ खींचते थे, तो हमारी फ़ोटोज़ तो बहुत है बचपन की। पर हाँ, हाँ, कुछ फ़ेसबुक पर देखी मैंने। हाँ, छोटे-छोटे होते हाँ, कि हाँ, हाँ, फैमिलीज़ हाँ। की फ़ोटो, और ये सब फ़ोटो, शिमला गए थे तो पर वहाँ की एक फ़ोटो। बात तो है फिर, उस दौर में अगर किसी की इतनी फ़ोटो है, तो ये आइडिया लग सकता है कि घर में या तो एक ऐसा आदमी है जो बहुत क्रिएटिव है, या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि खानदान बहुत अमीर है। खानदान अमीर नहीं था, इसलिए नहीं था, जैसा वो आम तौर पे कहा जाता है ना कि जहाँ पे सरस्वती होती है, वहाँ लक्ष्मी नहीं होती हैं। तो एक तो हमारे दादा हज़ूर जो हैं, हुँ। वो फ्रीडम फाइटर थे, हाँ, ठीक है? उनका तो ज़बरदस्त उन्होंने इतिहास है। अपना वो छोड़ दिया हुँ, परिवार को, कि भाई पल जाएँगे अपने आप, हुँ। और खुद वो जेल में चले गए। और पिताजी हमारे जो थे, बड़े ही संघर्ष पूर्ण ज़िंदगी उन्होंने बिताई। पर वो जो थे, एक तो दादा भी क्रिएटिव तो थे, नॉलेजेबल थे, ज्ञानी आदमी थे, और पिताजी हमारे जो थे वो पोएट थे, हुँ। दिल से। हालाँकि उनकी पोएट्री पीछे हो गई और बिज़नेस आगे हो गया, पर वो वाक़ई में पोएट थे। मैंने उनकी डायरी पढ़ी है, वो बड़ी अच्छी कविताएँ उन्होंने लिखी हुई हैं, और मतलब वो बड़ा इंस्पिरेशन वाली बात थी कि एक गर्व की बात महसूस होती थी कि क्रिएटिविटी हमको लगता है कि वहाँ से आई। हाँ, पोएट तो आप भी हैं। मैं ये मतलब खुद क्लेम नहीं करना चाहता कि मैं पोएट हूँ, क्योंकि मैं बैठ के कविता नहीं लिखता हूँ। कविता लिखने के लिए कभी बैठा नहीं हूँ, या कुछ भी लिखने के लिए, नाटक, कहानी कुछ भी लिखने के लिए कभी बैठता नहीं हूँ। फिर?
फिर कैसे आप लिखी? मानेंगे नहीं कि मैंने अपनी बेस्ट चीज़ें जो हैं, ब्लॉग ओपन किया है और ब्लॉग में न्यू एंट्री खोल के हम्म। और उसी टाइम लिखी है। बस, हमने ये नहीं कि सहेज के भी और छाप दी, कागज़ पे, हाँ, वहीं के वहीं कागज़ हाथ गया। वैसी की वैसी छाप दी। अब अच्छी है, बुरी है, अब इतना इतना पेशेंस नहीं है कि रिव्यू किया जाए, इसको फाइन किया जाए, इसको है ना, ऐसा किया जाए कि थोड़ा सुनने में अच्छी लगे या भाषा के स्तर से कुछ नहीं। अब जो आ गई है, वो आ गई है। वो आमद वाली बात है कि आ गई है तो आ गई है, उत्तर ठीक रही है। थी। हाँ, उतरी है, नाज़िल हुई है। हाँ। तो ये मतलब हमारा लिखने का ये वो छापामार विधा है हमारी। छापा तो मार। हाँ, छापामार है। तो छापामार इसलिए क्योंकि जब नाटक लिखते थे तो नाटक लिखने में अगला सीन अब रिहर्स करना है तो सीन है नहीं। हाँ। तब हम लिखने जो है कागज़ बैठते लेके थे। बैठ जाते थे कि हाँ भाई ये अब ये है सीन के ये लिख लिया है। तो मेरे को लगता है कि वो जो प्रेशर है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है लिखने के लिए। मतलब मैं कभी ऐसा ऐसा नहीं कि अरे पहाड़ों पे गए और किताब कॉपी डायरी खोल के और कलम लेके बैठ गए कि कोई ख्याल आएगा तो हम लिख लेंगे। वो ज़बरदस्ती है भाई। हम्म। माहौल बनाना। मुझे ज़बरदस्ती लगती है वो कि आप ज़बरदस्ती कविता नहीं लिख सकते। अब बैठ के सोच के कि मुझे कविता लिखनी है। ये तो नहीं हो सकता। हाँ, चुटकुले भी ऐसे ही उतरते हैं आप पर। चुटकुले भी ऐसे ही उतरते हैं। चुटकुले हमारे ज़्यादातर जो हैं वो हमारा जो एकांत समय होता है, ज़्यादातर लोगों का जो हम पैखाने में जाते हैं तो तब ज़्यादातर सोचें आती हैं, तो थॉट्स आती हैं। वो एक ना ग्रामर होती है ना वो चुटकुलों की या किसी भी फ़नी चीज़ की। एक वक़्त के बाद वो आपको पता लग जाता है कि ये फ़नी है। और ऐसे स्टेज पे सुना के टेस्ट नहीं करते आप? जैसे आपके बहुत स्टेज पे सारे 4-5 साथी बार करते हैं। किया, स्टेज पे 4-5 लाइव शोज़ में कर देता हूँ मैं तो, वाह! क्योंकि ओपन माइक करना तो बहुत पहले छोड़ दिया था। हुँ। आपको दिल्ली में होने का या दिल्ली का होने का भी फ़ायदा मिला? नहीं, शहर आपका क्योंकि दिल्ली है ना? शहर दिल्ली है हाँ। हमारा, पर हमें फ़ायदा उसका स्टैंड अप कॉमेडी में इसलिए नहीं मिला कि भाई स्टैंड अप कॉमेडी थी एलीट, अंग्रेज़ी, अप मार्केट, जहाँ ₹300 की बियर मिलती थी 12 साल पहले भी। हम जहाँ हम रहते और थे आप मिले वेस्ट थे। दिल्ली में हाँ, हुँ। हम रहते थे वेस्ट दिल्ली में, है ना? वेस्ट दिल्ली में चाउमीन के ठेले पे चाउमीन खाई जाती है, ₹10 की हाफ प्लेट, ठीक है? वहाँ पे हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी ये जगह। हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा हम अंग्रेज़ देखने के लिए कनॉट प्लेस चले जाते थे। अंग्रेज़ देखने के लिए। अंग्रेज़ देखने जाते थे ये क्योंकि शौक था अंग्रेज़ देखने का? मतलब ऐसा इकलौता शौक नहीं था, पर ये था कि थोड़ा-सा जब यंग होते हैं तो उन्मुक्तता आपको अच्छी लगती है कि उन्मुक्त माहौल होना हुँ। चाहिए भाई, हुँ। है ना? उन्मुक्त माहौल क्या होता है? उन्मुक्त माहौल ये होता है कि भाई देखो अंग्रेज़ लड़कियाँ जो हैं, हुँ। वो ऐसे मतलब अपना जीन्स पहन के, टॉप पहन के और ऐसे घूम रही हैं। हुँ। तो ये उन्मुक्त माहौल है। वो अंग्रेज़ी की जो दास्ताँ है जो पूरी की पूरी कि इंग्लिश ऑनर्स की लड़कियाँ और अंग्रेज़ी बोलने वाली लड़कियाँ और ये सब रास्ता वहीं से निकला है कि जो अपने से जिनको ऊपर समझते थे सोशली, वो लोग क्या करते हैं, उनकी नकल उतारी जाए, हुँ। है ना? कि हिंदी ऑनर्स तो हम बड़े प्यार से ले लिए कि हमारा तीसरी पीढ़ी हिंदी ऑनर्स में हिंदी के साहित्य से जुड़ी हुई थी। या हम जो तीसरी पीढ़ी थे जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं कि भाई हिंदी साहित्य लेना है, ब जाके सीधा हिंदी ऑनर्स ले लिया हमने हुँ। जाके, है ना? धड़ल्ले से। हाँ, फिर जब क्लास में बैठे तो अगल-बगल देखा तो भैया के हाँ, वो वही लड़कियाँ थीं क्योंकि बहुत पढ़ा भी था आपने इस चक्कर में, क्योंकि पिताजी पब्लिशर थे। हाँ, पढ़ा पब्लिशर के चक्कर में नहीं पढ़े थे मतलब किताबें घर में बहुत हाँ, थी। इस क्योंकि पापा भी जो हमारे पिताजी जो हमारे फ़ादर थे, वो हुँ। भी मैंने जैसे बताया कि वो थोड़े पोएटिक प्रवृत्ति के हुँ। थे, हुँ। तो उनके यहाँ पे भी बहुत किताबें हुँ। मतलब अदर देन जो जिनका वो बिज़नेस करते थे,
क्योंकि जो बिज़नेस करने वाली किताबें वो पढ़ने लायक नहीं होती थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली। स्कॉलरली पब्लिशिंग वाली किताबें होती थी, किसी की थीसिस है, किसी का क्या है, किसी का क्या वो सब वैसी मौज चलता था। कहाँ। हाँ, वो लाइब्रेरी में पड़ी रहती हैं और वहीं पे पड़ी रहती हैं। बाकी जो अदर देन दैट जो किताबें थी हमारे वो घरों में परछत्ती हुआ करती हम्म। है ना? वो परछत्ती पे चढ़ जाते थे हम। टांड। हाँ, टाँड। वो उसमें से खींच-खींच के किताबें ढूँढ के लाते हाँ। थे, जो हमें लगता था कि हमने वो जो क्लासिक्स पढ़े हैं, ये जाने बगैर पढ़े हैं कि ये क्लासिक्स हैं। ये किसी और ने चुनकर तो पहले ही हाँ, रखे हुए हमें थे। नहीं दिए। हमें ये नहीं बताया गया कि भाई ये शेक्सपियर पढ़ लो, क्योंकि शेक्सपियर हमने पढ़ा है कॉमिक बुक में। हमने शेक्सपियर की हम्म। नॉवेल नहीं पढ़ी, प्लेज़ नहीं पढ़े शुरुआत में, हमने पढ़ी कॉमिक। कॉमिक्स। मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है, हम्म। हमने कॉमिक्स की शेप में पढ़ी, वाह। क्योंकि हमारे पास एक्सेसिबल थी ये सारी चीज़ें। क्योंकि बुक फेयर लगता था तो हमारा भी स्टॉल होता था वहाँ पे। बुक फेयर अच्छा तब भी लगता था। हाँ, तब हमारे फादर अभी शुरू ही कर रहे थे तो छोटा-सा स्टॉल लगता था। तो पर हमें ये थी कि एक बैच मिल जाता था कि एंट्री, और हम घूम रहे हैं पूरे घूम रहे हैं दस उसमें। बारह दिन वहीं। हाँ, तो वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग ये सारी चीज़ें आती थी कि बाहर के पब्लिशर्स आते थे। हम्म। अमर चित्र कथा से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। वो तो भाई एक अलग दुनिया, अरे। कॉमिक्स की एक अलग दुनिया। तो कॉमिक्स में हमें जब ये चीज़ें मिली कि शेक्सपियरियन जो चीज़ें हैं उन्हें कॉमिक बुक के शक्ल में जो है हमें देखने को मिला, तो हमारे तो मज़े आ गए। तो हमने कॉमिक्स की पढ़ ली, कॉमिक्स। पर हाँ। हमें नहीं पता था कि ये बहुत महान कोई राइटर हैं या माने जाते हैं ऐसा ही। कहानी है, अच्छी लग रही है, पढ़ लिया, है ना? 12th नाइट पढ़ ली, वो भी मिडसमर पढ़ नाइट्स लिया ड्रीम पढ़ शेक्सपियर, ली। फिर रशियन लिटरेचर भी मिल रशियन गया। लिटरेचर मिल गया हमें। रशियन लिटरेचर भाई मिलता था ₹2 किलो। उस दौर में बहुत हाँ, आता था, अनुवाद भी बहुत होता था। प्रगति प्रकाशन करके कुछ हाँ। था ना, वो ₹2 किलो मिलता था वो, किलो में। किलो में मिलता था। तो फ्योदोर दोस्तोयेवस्की जो हमने पहली बार पढ़ा, हम्म। ठीक है? बॉडम पढ़ा हमने, हिंदी में पढ़े। हम्म। बहुत ट्रांसलेशन हाँ, होते थे। क्योंकि हमारी तो भाषा ही नहीं, अंग्रेज़ी तो पढ़ ही नहीं पाते थे। तो पढ़ मतलब कि पढ़ ले, समझ नहीं पाते थे कि क्या भाई इतनी क्या बात क्या, क्योंकि अगर आप फ्योदोर दोस्तोयेवस्की एक तो वैसे ही रशियन में नहीं पढ़ा तो आप नहीं, मतलब आपको पता नहीं लगेगा। हम्म। फिर अंग्रेज़ी भी पढ़ लिया तो भी रस नहीं, नहीं हाँ, आया। और ऊपर से फिर हिंदी हो जाए, तो जो हिंदी होती थी ना वो रशियन से नहीं होती थी, वो अंग्रेज़ी से अंग्रेज होती से थी। होते थे। तो वो और बेड़ा गर्क हम्म। उसका। पर ये कि खाका पता लग जाता था कि हाँ, हम्म। कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बाकी तो आपकी अपनी इमेजिनेशन है कि हम्म। आप कहाँ मतलब उसको ले जाते हैं। अब इतना पढ़ने लिखे वाला महीप सिंह हॉकी भी खेल रहा है भाई। और हॉकी डिफेंस मैकेनिज़्म, पिटने से बचने के लिए यार बहुत मेहनत का काम था बट बहुत मेहनत। कोई आपको लगता है कोई बड़ा भाई होता तो कहानी थोड़ी कुछ और तरह की नहीं, होती। ये लगता वाली तो बात तो बेकार है, बेईमानी है करना। हम्म। लगता का क्या मतलब? मतलब हाँ, ये है कि अब जो ज़िम्मेदारियाँ हमें बहुत यंग एज में हम्म। उठानी पड़ी, हो सकता है कि अब नहीं भी हो सकता। हमने बहुत बड़े भाई देखे हैं ये जो शन कर जाते हैं कि भैया तुम अपना देखो, हम अपना वही। देखें। तो फिर वो तो विशफुल थिंकिंग है कि काश मेरा कोई ऐसा बड़ा कोई भाई। रिग्रेट नहीं होता आपको ऐसा या कुछ ऐसा जो मैंने मेरा बोला। उसमें कुछ लेना-देना नहीं है ना, मेरा बड़ा भाई होने में, तो मैं नहीं क्या बड़ा भाई रिग्रेट करूँगा? नहीं बड़े भाई में ही नहीं सिर्फ बाकी किसी भी चीज में कि ऐसा होता वैसा होता। अ, हाँ, मेरे को एक रिग्रेट होता है कि दोस्त जो थे बचपन के अ, वो छूट गए। हम्म। अ, अपनी अपने जीवन में अपनी-अपनी जो संघर्ष हैं उनके, मेरे अपने संघर्ष थे, उनके अपने संघर्ष थे। तो वो सब अपने उसमें लग गए, हम भी अपने कामों में लग गए, तो वो लोग छूट गए। हम लोग इतना हँसते थे, इतना ज़्यादा हँसते थे, मतलब क्लास से बाहर निकाल दिए जाते थे, सज़ा मिलती थी, पीछे के बेंचों पे बैठते थे, जो टीचर बैठा है उसी की नकल निकाल रहे हैं।
हमने ये ज़्यादातर जो टीचर्स के नाम जो होते हैं ना छेड़ के, वो हम ही ने रखे थे। अभी वो तो एक कॉलेज में बहुत सीनियर प्रोफ़ेसर हैं भाई हमारे, हम्म। तो उस टाइम पे हम लोग ने ये जो लड्डू, स्मगलर, कबूतर और ये सब जो पनवाड़ी, ये सब नाम हमारे इजाद किए हुए थे। तो वो हम बहुत हँसते थे, बहुत ज़्यादा हँसते थे। मैं सिर्फ़ उन चीज़ों को मिस करता हूँ। हम्म। वो चीज़ें चली गईं। वो बहुत बेहतरीन समा था। वो जो 2 साल मैंने सरकारी स्कूल में बिताए हैं ना, वो गोल्डन पीरियड था मेरे, मतलब जो बचपन मैंने देखा है, मैंने वहीं का देखा है। वो लड़कपन कह लो, बचपन कह लो, वो वहीं का देखा है। मतलब उससे पहले तो वो वही था कि अब ध्यान का पीरियड है, अब है ना, अब योग की क्लास होगी, है ना? अब फिर प्रिंसिपल जो हैं अ, वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे भाषण देंगी संस्कारों के बारे में या कुछ धार्मिक चीज़ों के बारे में। तो फिर हमें हमें भी लगा कि यही होता है। स्कूल एक ऐसा स्कैम है कि आप चाहे किसी भी सिस्टम में पढ़ें, कॉन्वेंट में पढ़ें, मॉन्टेसरी में पढ़ें, है ना? रिलीजियस स्कूल में पढ़ें, किसी और मतलब सिखों के कितने स्कूल हैं, ठीक है? वो हमारे पापा ने हमें डाला क्योंकि वो पास है और कोई रीज़न नहीं था कि बड़ी स्टडी करके या बड़ा ध्यान से ना जल्दी सुबह हाँ। उन्हें उठना पड़ेगा ना आपको। हाँ, नहीं, उन्हें वो तो बेचारे वैसे ही भाग-दौड़ में रहते थे, घर ही हम्म। नहीं रहते, 20-20 दिन ट्रैवल करते रहते थे, बिज़नेस एस्टैब्लिश करने के। हमारी माँ जो थीं वो ये सब उनका वो काम संभालती था। थी। हाँ, तो वो जो है मतलब कि वो कोई बहुत थॉट नहीं दिया गया उसके अंदर। हम्म। ये था कि प्राइवेट स्कूल है कि थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी सिखा देते हैं ठीक रहता है। उतना काम तो हो भी गया। और हाँ, बस वो उतना ही चाहिए था। पर मैं एक कॉन्ट्रडिक्शन देखता हूँ, हालांकि उसे आप स्पष्ट कर ही दोगे मुझे पता है, पर फिर भी पूछ लेता हूँ कि आप इतनी किताब पढ़ते थे और उसके बाद तो बहुत कुछ किया आपने, लिखा भी है, नाटक, थिएटर, सब कुछ। पर मैं सोच रहा हूँ कि किताब पहली चीज़ है जिससे आपका एक्सपोज़र हुआ होगा, तब मोबाइल-वोबाइल ये सब तो बहुत ही कम था। कम था नहीं था, ही नहीं, नहीं मतलब था, फ़ोन-वोन। नहीं था। आज आप ये कहते हो यार, ना ही पढ़ो तो अच्छा, ना ही बच्चों को पढ़ाएँ ना तो ही पढ़ो का अच्छा, मतलब किताब। ना ही पढ़ो हाँ, नहीं, किताब नहीं। फिर? ना ही पढ़ो मतलब स्कूल, अभी मैं उसी की बात पे आ रहा था कि हुँ, स्कूल सिस्टम जो है, आप किसी भी सिस्टम से जाएँ, स्कूल किसी भी स्कूल में जाएँ, तो वो घोड़े की आँख पे वो जो लगा रखी होती है ना, कि भई आप वो वही देखेंगे जो आपको दिखाया जा रहा है। हुँ, दुनिया के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा स्कूल, कोई भी स्कूल, दुनिया का बड़े से बड़ा स्कूल आपको दुनिया के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा। आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट में डाल दीजिए, बहुत रईसों के स्कूल में डाल दीजिए, तो वैसे ही दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। अगर आप 5 लाख रुपए की वो फीस दे पा रहे हैं बच्चे की, तो आपको बच्चा रियल दुनिया से तो कटा ही हुआ है। उसको नहीं मालूम है कि रिक्शे वाले क्या करते हैं और ऑटो चलाने वाला क्या करता है या टैक्सी ड्राइवर क्या करता है। तो मैंने देखा है 16-16, 17-17 साल के बच्चे 40 साल के ड्राइवर से बदतमीज़ी करते हुए। हुँ, तो वो कट ऑफ है बिल्कुल, वो किसी भी स्कूल में डाल दीजिए। पर अगर आपको अपना बच्चा ठीक करना है, तो आप बच्चे को 1 या 2 साल सरकारी स्कूल में ज़रूर पढ़ाएँ। हुँ, ₹12.5 की फ़ीस देके, या वो भी माफ़ करवा लें, एप्लीकेशन लिख के, आई बेग टू से दैट माय फादर इज़ अ पुअर मैन, ठीक है? हुँ, आपको जीवन वही सिखाते हैं। हुँ, झूठ बोल आपको तो सर्वाइव करना सिखाते हैं। हाँ, झूठ बोलना इसी पे आ रहा हूँ सिखाते मैं, हैं। झूठ बोले फिर आप? झूठ बोलना सीखा आपने कभी? झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, हॉकी। अ, उसके हाँ, बाद भी हाँ, तो दुनिया थी उसे एक। नहीं, वो फिर जब दुनिया एकदम से हमारे लिए तो अब्रप्टली आ गई दुनिया, मतलब स्कूल से हाँ, निकले तो कॉलेज गए, कॉलेज में तो हम 9वें आसमान पे थे। और थिएटर। हाँ, थिएटर भी, और मतलब हमने जैसे बताया कि ये जर्नी है कि जो लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको नकल करनी है। हुँ, उन्हीं को आपको दोस्त बनाना है। उन्हीं के साथ आपको कॉफ़ी पीनी है, चाहे कितनी कड़वी लगती हो।
आपको उन्हीं के साथ ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे वो लोग जाते हैं, ठीक है ना? तो थिएटर भी मुझे इसी वजह से मैंने डिस्कवर किया, क्योंकि मेरे दोस्त बने वो लोग जो डीपीएस में पढ़े हुए थे, हम्म। कॉन्वेंट्स में पढ़े हुए थे, जो अंग्रेजी फर्राटेदार बोलते थे, ठीक है ना? तो हम उनकी नकल के चक्कर में थिएटर में पहुँच गए, और मुझे कहते हुए बड़ा अफ़सोस होता है कि थिएटर उस टाइम पे बहुत एलीट था, हम्म। बहुत ज़्यादा एलीट था। मतलब कि अ, पहली बात तो हिंदी का प्ले का मंचन नहीं होता था, और अगर होता था तो उसके अंदर जितने लोग थे, एक्टर्स से लेके डायरेक्टर और हम्म। जितने भी बैक स्टेज काम करने वाले, सब आपस में अंग्रेजी में बात करते थे। और हम वहाँ पे खड़े हुए कि हमें भाई तुम सिर्फ यही कह दो कि भाई चाय का इंतज़ाम कर दो तो हम खुश हैं। हम्म। बैक स्टेज मैं सीखा, भी तुम्हारा ही पार्ट हूँ। हाँ, बैक स्टेज सीखा, लाइटिंग सीखी, है ना? सब कुछ समझ में आता था, पर ये नहीं समझ में आता था कि भाई ऐसी अंग्रेज़ी कैसे बोलें कि हमें एक्टिंग का पार्ट मिल जाए। उस टाइम पे बहुत एलीट था, अंदर एक कुंठा होती थी इस बात बहुत को देख ज़्यादा। के कि मैं वैसी अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा हूँ। नहीं बोल पा रहा हूँ, और बड़ा गुस्सा आता था कि यार ये हमें क्यों नहीं डीपीएस में डाला गया, हमें क्यों नहीं ऐसे स्कूल में पढ़ाया गया, हमें हमारी भी अंग्रेजी अच्छी होती, हम भी ऐसे होते, हम भी वैसे होते, है ना? हमारे साथ भी लड़कियां अच्छी सुंदर घूमती। मैं आपको रोक के एक बात बताऊं। जब हम 2011 में मिले थे पहली बार, मुझे जिन्होंने आपसे मिलवाया था, आपके जाने के बाद कुछ देर जब बात हुई, तो उसमें एक आध जो बात है वो तो अफवाह निकली बाद में, पर एक आध बात ऐसी है जिसके बारे में आप ही बता सकते हो। तब ये बताया गया कि महिप भाई हैं, बहुत पैसे वाले हैं और थोड़ा एलीट वाला मामला है इनका, लिटरली। ये ही जो तो ये स्टीरियोटाइप है आप ही ना, ने फैलाया होगा ना। नहीं आप न चाहते भाई, थे हम ऐसा हो, नहीं तभी ऐसे चाहते थे। लड़कों के साथ घूम रहे थे अरे आप अंग्रेजी बोलने गुरुजी, की हम कोशिश में। वो हम तो घूम रहे थे, पर हमें पता है कि हमारी जेब में है ही 150 रुपए, ठीक है? ये लोगों का परसेप्शन है कि ये सरदार हैं, सिख हैं, ये हम्म। कम्युनिटी बड़ी रिच होती है भाई, हम्म। ठीक है? और मतलब ये कि इकलौते बेटे थे हम, हमारे पापा का नया-नया बिज़नेस चल रहा था, अभी चलने लग गया था। हम्म। तो हम रोज़ जो है ₹100 निकाल लेते थे अलमारी में से, और जेब में डाल के हमारे पापा ने हमें पहले दिन कॉलेज के एक स्कूटर लेके दिया था। डीएडी 3471 बजाज सुपर। अमीर तो थे ही। नहीं, अमीर नहीं कह अब सकते, क्योंकि मॉडेस्ट हो भाई रहे हो आप। मैं बता रहा हूँ ना, हम्म। जिस कॉलेज में हम जाते थे वहाँ पे पार्किंग में जगह नहीं थी इतनी कारें खड़ी करने हाँ, तो की, आप अपने तो से वो ज्यादा अमीरों हाँ, को देख रहे थे ना, हाँ, इसलिए आप गरीब नजर आ रहे हो हाँ, खुद हम को। खुद को गरीब ही मानते थे। हम कोने में चुपके से जाके स्कूटर खड़ा कर देते थे, किसी की नज़र ना पड़े, है ना? कि स्कूटर पे आए हैं ये, है ना? तो मतलब ये हीन भावना थी, और बहुत लंबे समय तक रही। पर उसका एक एडवांटेज ये रहा कि जिसे कहते हैं कि नकल करो, कि जिनको आप अपना आइडियल मानते हो, हम्म। है ना? आइडियल तो क्या ही थे, वो ज़माने भर के भद्दे खराब लोग थे वो, मतलबी सेल्फिश। पर हमें मैं बता रहा हूँ कि ये आज भी ये हमारा यथार्थ है, हमारे गाँव के लड़कों का। आज भी ₹50 की टिकट लेके गाँव से लड़का गुड़गाँव आ जाता है, हम्म। और उसकी दुनिया बदल जाती है। हम्म। जिन लड़कों ने अपनी भाभी का मुँह नहीं देखा होता कभी, हम्म। वो उन लड़कियों को देख रहे हैं कि वो जो स्वच्छंद फिर रही हैं, अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन रही हैं, हम्म। है ना? मेरा उसमें कोई मुझे हम्म। उसमें वो नहीं है, कोई भी कैसे भी कपड़े पहने। पर आप उस लड़के की सोच के देखो कि जो ऐसे परिवेश से आता है, ग्रामीण परिवेश से आता है, जो लंबा घूंघट काट के औरतें सारा दिन काम करती रहती, ₹50 लगते हैं साहब, हम्म। ₹50 बस। लगते हैं, ₹50 लगते हैं। आप ऐसी दुनिया में आ जाते हो, ऐसी दुनिया से कि जिसका कोई
एक से दूसरे का तालमेल नहीं है भाई, दूर दूर तक। ना कल्चर को दोनों अलग लेके, दुनिया है एकदम। ना सोशली, ना फाइनेंशियली, किसी चीज का कुछ लेना देना नहीं है। अब आप बताइए कि एक 20-21 साल के, 25 साल के लड़के को क्या पसंद आएगा? हुँ। उसको वो स्वच्छंद माहौल पसंद आएगा, तो वो भी वही रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा अपनी लाइफ में। ठीक है ना? ज़ारा से कपड़े नहीं खरीद पाता है, तो वो जो जो फ्ली मार्केट से जो उसकी कॉपीज़ मिलती हैं, वो पहन के घूमता है। हुँ। रोटी के डब्बे में उसके वही अचार और सब्ज़ी होती, हुँ। पराठा होता है, और वो छुपा लेता, खोलता नहीं है ऑफ़िस में सबके साथ। मिसफिट लगूँगा। मिसफिट लगूँगा, क्या हम भी पिज़्ज़ा खा लेंगे भाई, है ना? अच्छा लग नहीं रहा पर खा लेंगे। हाँ, खा लेंगे। ये तो बहुत सारे लोगों की बहुत, कहानी है शेर। बहुत, बहुत बड़ी तादाद है। तो हम भी कोई अपवाद नहीं थे, हम भी देखते थे कि यार क्या मम्मी रोज़ पराठा डाल देती हैं, है ना? और क्या है ये? तो फिर जब कॉलेज गए तो वहाँ पे ये बंद हो गया कि एक तो यूनिफ़ॉर्म नहीं पहननी है, खाकी पैंट, सफ़ेद कमीज़। हाँ, खाकी पैंट इसलिए मैंने पहनी क्योंकि है 2-3 हाँ, साल, खाकी पैंट इसलिए कि ज़मीन पे बैठना है ग्राउंड में और गंदी ना मिट्टी हो। ना लग जाए, है ना? तो वो छूट गई, बड़े खुश हुए कि भाई कपड़े। फिर हुँ। उसकी हीन भावना ये कि कब रोज़-रोज़ नए कपड़े कहाँ से लाएँगे? ठीक है ना? अब वो तो साले रोज़-रोज़ नए कपड़े ले आते थे कि भैया ये पहनना है आजकल, ये चल रहा है। ब्रांडों के नाम नहीं पता थे। हमें ली का नाम नहीं पता था, लेवाइस का नाम नहीं पता था, एडिडास का नाम नहीं पता था, कुछ नहीं पता था हमें। दिल्ली में होके भी। दिल्ली में हो के भी, हाँ, क्योंकि वो माहौल नहीं दिल्ली में भी मिला ना अलग-अलग शुरू से। दुनियाएँ बसती हैं। अलग दुनिया है, हाँ, मेरा स्कूल है, मेरे मेरे स्कूल में मैं हीरो हूँ, हाँ, है ना? बस अब बस यही ये हूँ। हाँ, यही हूँ। और वो बाहर कुछ होता ही नहीं है, बाहर तो कुछ होता ही नहीं है। फिर हमने, चालाक दिमाग बहुत था हमारा, क्रिएटिव दिमाग था, हुँ। तो हमने अपनी एक ऐसी इमेज बना ली कि हम फक्कड़ हैं। अच्छा, पैसा तो बहुत है बस फक्कड़ हूँ मैं। हाँ, फक्कड़ हैं हम। फक्कड़ हैं कि टी-शर्ट एक वो जनपद से खरीदी ₹25 की, हुँ। जिस पे पूरा एक शेक्सपियर का सोनेट लिखा हुआ था, ऐसे पूरा ऐसे करके, और वो पहन के, और एक जीन्स फटी-सी पहन के, और वो घूमते थे कि हम फक्कड़ हैं। एक चार्ली चैपलिन की टी-शर्ट थी, हुँ। वो पहन के घूमते थे कि भाई चार्ली चैपलिन, है ना? तो ये जर्नी है। ये आप अगर किसी की जर्नी को ट्रैक करना चाहते हैं, तो ये देखिए कि वो किसको फ़ॉलो करता है। हुँ। वो उसका आइडियल कौन है? उसकी एस्पिरेशनल जर्नी कौन-सी है? वो अगर अगर किसी करोड़पति का भी लड़का है, बहुत अमीर ख़ानदान से भी है, तो उसकी क्या क्या एस्पिरेशन है? वो किसको आइडियल मानता है? आप उसकी जर्नी अगर देखना चाहते हैं तो। हुँ। तो वो उन्हीं को फ़ॉलो करेगा, उन्हीं की नकल करेगा। इसके बहुत से फ़ायदे नुकसान हैं। फ़ायदा ये हुआ कि हमने वो बेहतरीन चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर पाए, कि थिएटर हम एक्सपीरियंस कर पाए। हमें फिर थिएटर का जब पता लगा, तो फिर हम एनएसडी का हमें पता चला। हमने नसीरुद्दीन शाह साहब को ऐसे अपने 3 फुट दूर परफ़ॉर्म करते हुए देखा। स्पिक मैके करके एक ऑर्गेनाइज़ेशन है। पंडित भीमसेन जोशी को गाते हुए सुना अपने सामने लाइव। थिएटर में हबीब तनवीर साहब का चरणदास चोर, आगरा बाज़ार, हुँ। ये सब नाटक हमने उनके रहते हुए देखे, जिनमें वो खुद भी एक्टिंग करते थे। वाह! तो ये हमारा लक, ये वो पर बदकिस्मती ये है कि वो अंग्रेजी को फॉलो करते हुए हम वहाँ पहुँचे। हुँ। कहाँ हबीब तनवीर साहब के छत्तीसगढ़ी गायक, है ना? और हम फॉलो कर रहे हैं अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ी फॉलो करते-करते हम पहुँचे कि अच्छा ये मंडी हाउस है, अच्छा यहाँ होते हैं नाटक, अच्छा। हुँ। सब अंग्रेज़ी बोलते हैं भई यहाँ तो। तो वहाँ यहाँ घुसना है तो अंग्रेज़ी बोलनी पड़ेगी। अंदर जाके देखा तो छत्तीसगढ़ी में गाने चल रहे हैं। हुँ। हमें बात समझ नहीं आई।
है ना, हबीब तनवीर साहब, बैरी जॉन साहब, ये सब लोग भी अंग्रेजी में ही बात करते थे। ठीक है, एनएसडी के लौंडे चाहे कर रहे हो विजय तेंदुलकर का नाटक, हम्म, बाहर आके इंटरव्यू अंग्रेजी में ही देते हैं। चल रहा है घासीराम कोतवाल। हाँ, घासीराम कोतवाल लेकिन चल बाहर रहा है, अंग्रेजी में बात बाहर हो रही है। अंग्रेजी में इंटरव्यू होगी भाई। तो ये दो दुनिया बनते बिगड़ते एक साथ एग्जिस्ट करते जब आप देख रहे थे, तो मैं आपके अंदर क्या चल रहा था वो देखना चाह रहा हूँ, वो समझना चाह रहा हूँ। कुंठा चल रही थी, कुंठा। स्ट्रगल चल रहा था। एक एक द्वेलन होता है कि अब यार हमें भी यही करना है और ये करने के लिए जो ज़रूरी होगा हम वो करेंगे। क्या करना है फिर, पेशा क्या? पैसा कमाना, पैसा कमाना, पर कैसे, क्या करूँ? वो तो देखो हमें चॉइस ही नहीं मिली, क्योंकि हम जब अभी 21 ही साल के थे तो हमारे फादर की डेथ हो गई, तो हमें अपना पब्लिशिंग का बिज़नेस चलाना पड़ा। हुँ, तो चॉइस नहीं मिली हमें हुँ, कि कोई करियर बनाएँगे या पढ़ लिख के कुछ बन जाएँगे या ऐसा कुछ। और बड़ी बड़ी ईमानदारी की बात है कि हमारे कल्चर में यूपीएससी और सिविल सर्विसेज और आईपीएस, आईएएस नाम की कोई चीज़ नहीं है। हुँ, हमारे पंजाब में बदकिस्मती है ये, कि पंजाब से मैं बिलॉन्ग नहीं करता, पर पंजाब से नाता है हमारा ननिहाल। आज आप किसी लड़के से पूछेंगे तो वो आपको सारे ब्रांड बता देगा कपड़ों के, जूतों के, सारी कारों के नाम बता देगा। हुँ। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल पूछ लिया तो भग लेगा। गूगल कर लेगा। गूगल भी नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं पीरियोडिक टेबल क्या होता है। हालाँकि हमारे ख़ानदान में हमारे मामा के लड़के हैं, वो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हाँ। हैं, आईआईटीयंस हैं, सब कुछ है। क्योंकि हमारी नानी जो थी बड़ी एडमेंट थी कि मुझे बच्चों को दुकानों पे नहीं बिठाना है, मुझे हुँ, बच्चे पढ़ाने हैं, हुँ, उस ज़माने में भी। हमारी मदर की उस दिन हम खोज रहे थे डेट ऑफ बर्थ, तो उनका सर्टिफ़िकेट मिला 10th का, हुँ। बाकायदा भाई 10th में, मतलब वो कर रखी हैं वो, सही। है ना? हाँ। हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, वाह! 2 सब्जेक्ट। वाह! उस टाइम पे इंग्लिश ओनली करके एक मैट्रिक हुआ करती थी, अच्छा। जिसमें सिर्फ़ इंग्लिश का पेपर होता हुँ, था और आप मैट्रिक पास कर जाते थे। तो वो 2 सब्जेक्ट में करी। तो मतलब ये कि वो इन्फ्लुएंस भी था, पर ये नहीं था कि आईएएस बन जाएँगे, आईपीएस बन जाएँगे, ऐसा कोई हुँ, हमारे दूर-दूर तक रिश्तेदारी में रेफ़रेंस नहीं था। हुँ, हमें पता ही नहीं थी ये चीज़ें, किसी ने बताई ही नहीं, ना कॉलेज में तो हमारा ध्यान ही नहीं था इस तरफ, हमारा तो ध्यान उस तरफ था कि भैया अंग्रेज़ कहाँ से आ रहे हैं। हुँ। हम उन लड़कियों से पूछे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बोलती हम हमारे पिताजी फलाँ-फलाँ कंपनी में वाइस प्रेज़िडेंट हैं। मैंने कहा अच्छा, वो कंपनियों के भी वाइस प्रेज़िडेंट होते हैं भाई? हमने कहा देश में ही होता होगा। तो मतलब ये कि उस ज़माने में हमारे पिताजी बिज़नेस में इतने बिज़ी थे कि उन्होंने कभी इस तरफ हमें नज़ नहीं किया कि ये कर लो, वो कर लो। वो वैसे ही बड़े खुले दिमाग के आदमी थे, कहते जो तुम्हारा मन करे करो। पायलट बनना है पापा, हाँ बन जा बेटा। हुँ, तो वो था, वो हुँ, उसका मौका नहीं। हुँ। तो फिर पब्लिशिंग के बिज़नेस में आए। अब वो तो हमें पता ही, फिर आपने वो बर्बाद कर दिया। बर्बाद क्या अरे कर आप दिया, ही हमें लेते हो आता इसका ही नहीं था, क्रेडिट। हमें कुछ पता ही नहीं था। हमें लगता था कि यार ये चल रहा है, हाँ। ऐसे चेक लिखते हैं, ऐसे चेक आते हैं, ऐसे जमा कराए जाते हैं, और ऐसे पेमेंट होती है, ऐसे किताब छप जाती है, ऐसे ये सब चल रहा था हमारे। नॉलेज नहीं थी। और मतलब वो बिज़नेस की वो बारीकी नहीं बिज़नेस पता की थी जो पढ़ाई बारीकी, जाती, जो पढ़ाई भी नहीं जाती एक्चुअली तो। बारीकी तो छोड़ो कि दिल्ली में बिज़नेस का माहौल नहीं है साहब। हाँ। हमारे कोई 105 डीलर थे पूरे इंडिया में, और जब हमने जाना शुरू किया तो हमें ये पता चला कि दिल्ली में बिज़नेस का माहौल नहीं। हुँ, दिल्ली में वो नहीं कि आपने हमें चीज़ दी, हमने बेची, आपके पैसे लौटाए और ख़त्म। ये नहीं है, ये है नहीं। दिल्ली में अरे ले लियो, हम क्या भागे जा रहे हैं, हम क्या ये क्या। मैंने बॉम्बे में ऐसा नहीं देखा, हुँ, और गुजरात में ऐसा नहीं देखा, मैं केरल में ऐसा नहीं देखा, तमिलनाडु में ऐसा नहीं देखा। हुँ। वो लोग आपका पैसा भेज देते थे। हैदराबाद के लोग हैं, मतलब
इवन झारसुगुड़ा में बैठा हुआ आदमी भी आपको जो है आपके पैसे दे देगा, हम्म, और दिल्ली या पंजाब में बैठा हुआ पैसा नहीं देगा। अब इसका क्या लेना देना है पार्टीशन से, और क्या लेना देना है किसी और भी चीज से, कि उनके अंदर ऐसी इनसिक्योरिटी है कि भाई पैसा तो आ गया हाथ में, अब थोड़ी देर रखते हैं। ये बड़ी आपने एक हाँ, स्तर। आप इसको मामूली बात मत समझिए, हमने हम्म। ये झेला है। आप ये मानिए कि पार्टीशन को लोग कह देते हैं कि हाँ पार्टीशन, कश्मीरी पंडितों के पलायन को बड़ा हाईलाइट किया जाता है पॉलिटिकल। मैं गलत नहीं कहता हूँ कि हुआ है, हम्म। ठीक है, पर सबसे बड़ा जो पलायन हुआ वो तो यही हुआ ना, जो हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान बना। आज तक वो ट्रेड्स जाते नहीं है लोगों में से। अभी तक जो इनसिक्योरिटी है, आप सोचिए ना, एक दिन अचानक आपको कहा गया कि भाई ये नहीं है तुम्हारा देश, ये नहीं है, जाओ। हम्म। आप सोच सकते हैं आजकल के ज़माने में किसी को अगर किराएदार को मालिक मकान कह दे कि कल से तुम नहीं रहोगे यहाँ पे, तो वो बड़ा दुखी हो जाता है, बड़ा ऐसा हो जाता है कि देखो कितना ज़ुल्म हो रहा है भाई, ब्लॉग लिख मारेगा वो, है ना? और आज वो हमने एक आर्टिकल लिखा था कारवां मैगज़ीन में बहुत पहले, कि पार्टीशन हो जाने के बाद हमारे नाना जो थे वो बिरला मिल के कपड़े के थोक व्यापारी थे। उस ज़माने में वो निकलता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, और तब आपको कपड़ा जारी किया जाता था और वो कपड़ा आप बेचते थे। हम्म। तो ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए, हम्म। फिर थोड़े दिन बाद गए, वहाँ पे फ़ी भरी, ठेका लिया, माल खरीदा और अपने गोदाम में भर के ताला लगा के आ गए कि थोड़े दिन में ये सब खत्म हो जाएगा, हम्म। फिर हम जाएँगे, फिर हमारा वही काम करना है। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये हो गया है भाई, ये बँटवारा हो गया है। सही। बँटवारा हो गया है, ये दूसरा देश बन गया है। कह रहे ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता। तो वो इनसिक्योरिटी 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन उठ नहीं पाए। कुछ उठ गए, कुछ बहुत ही ऊपर उठ गए, और कुछ ऐसे लोग थे जो आज तक जो पुनर्वास कॉलोनीज़ हैं हमारे दिल्ली की, आप यूनिवर्सिटी कैंपस एरिया है जो देखिए, जहाँ पे आजकल तो आईएएस और हम्म। उसका धंधा हब चल बना रहा हुआ है। है हाँ, आइलैंड अब तो वो। हाँ, वो किंग्सवे कैंप कहलाता था, आजकल गुरु तेग बहादुर नगर कहलाता है। हम्म। तो वो कॉलोनी हो गई, ये कीर्ति नगर, मोती नगर, ये सारी बेल्ट जो थी ये वो पुनर्वास कॉलोनीज़ थी। हम्म। आप वहाँ से निकले हुए लोगों को देखिए, और जो लोग जो हैं साउथ दिल्ली में रहते हैं, या उनको देखिए, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा हम्म। कि क्यों है इनकी इनसिक्योरिटी, क्यों है, क्यों ये इस तरह बिहेव करते हैं, क्यों ये इतने लाउड हैं, क्यों ये इतने झगड़ालू हैं। ये इतनी सिंपल बातें नहीं है कि आप किसी को तगमा दे दें कि ये तो बड़े झगड़ालू कौम है भाई। हम्म। झगड़े नहीं तो क्या करें? घर छीन लिया रातों रात। और अब अगर कोई पार्किंग है 1 इंच भी आपकी पार्किंग की तरफ कर देता है, तो लगता है कि साला ये तो बँटवारा हो गया था, ये अब क्यों हमारी पार्किंग पे किसी ने गाड़ी लगा दी? हम्म। ये इतनी साधारण बात नहीं है। हम्म। तो ये है, तो मतलब वो बिज़नेस थोपा गया हम पे, वो भी नहीं चला। उसके बाद हमने बहुत से काम किए। बहुत से काम किए और। हाँ, हमने बहुत से काम किए, और हम मतलब क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते थे, इवेंट मैनेजमेंट, हम्म। ताकि हम जुड़े रहें आर्ट से किसी तरह ना, हम्म। किसी तरह जुड़े रहें, किसी तरह कुछ करते रहें, है ना? पर वो हुआ नहीं, क्योंकि
एक एक ख्याल होना कि हम ये करेंगे और एक्चुअल में उस फील्ड में जाना 2 डिफरेंट चीज़ें हैं कि कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई आपकी एजुकेशन नहीं है वैसी। तो है ही। आपका बायोडाटा कहता है कि आपने हिंदी ऑनर्स किया, है ना? हालाँकि फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से अंग्रेजी ऑनर्स भी किया, हुँ, वो बहुत बाद में। हुँ, तो हिंदी ऑनर्स किया, उसके बाद 10 साल पब्लिशिंग, 10 साल ये कौन-सा रेज़्यूमे है? कोई नहीं लेगा आपको, के ठीक है? भाई बहुत कुछ किया है, तो लेकिन हमारे लायक कुछ नहीं हाँ, है। हमारे लायक कुछ नहीं है। इतना गैप क्यों है आपके सीवी में? है ना? हाँ। ये हमने पहली बार दफ़ा सुना है, सीवी में गैप का क्या मतलब? अच्छा, फिर मतलब छोटे-मोटे कई काम किए, पर फिर हमने एक मल्टीनेशनल कंपनी जॉइन की, उसमें वो भी पब्लिशिंग सर्विसेज़ प्रोवाइड करती थी। बाहर के पब्लिशर्स के लिए हुँ, बैकहैंड काम, डाटा कैप्चरिंग, कॉपी एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, डिज़ाइनिंग, ये सब हुआ करता था और फिर उसकी कोडिंग हुआ करती थी। हुँ। तो कोडिंग तक की हुई है हमने, मतलब बहुत मैथमेटिक्स काम की। किए हैं आपने भाई। हाँ, मैथमेटिक्स के जर्नल्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स के जर्नल्स आते थे वहाँ हुँ, एडिट होने के हुँ, लिए। हुँ। तो उसकी मतलब जो इक्वेशंस होती थी, फ्लोटिंग एलिमेंट्स होते थे, उनकी कोडिंग करना, तो वो सब किया हुआ है हमने, ठीक है? तो बहुत फिर बड़ी दुनिया देखी है आपने। बहुत बड़ी दुनिया जो देखी। दुनिया लोग अब जिस दुनिया में आपको लोग अब देख रहे हैं, उससे पहले आपने बहुत कुछ देखा है। हाँ, देखा बहुत कुछ है, लकी मानता हूँ अपने आप को एक तरह से कि चाहे स्ट्रगल का पीरियड था, संघर्ष का पीरियड था, पर उस पीरियड ने ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखाई कि अब जाके हमें पता लगता है कि हम जो बने वो क्यों बने? इसलिए बने कि हम इतनी-इतनी जगह पे काम कर पक पाए, गए ऐसा थे। पक गए। और फिर जो मैं वहाँ पे 4 साल मल्टीनेशनल में काम किया 20-20 घंटे, है हुँ। ना? तो उनका ये तो जान ले लेंगे हमारी। तो हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं, हुँ, हमने हुँ। किसी को नहीं सुनाया हुआ आज। हुँ, हुँ। नहीं सुनाया तो है, शायद शायद ऑन मतलब कैमरा नहीं है। हुँ, तो वो प्राइवेट कंपनी में हम काम करते थे। अभी ऋचा से हमारा एक मैसेज एक्सचेंज हुआ, वो माँ के मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ वो बोली थी, है ना? कि माँ के द्वारा किया गया मैनिफेस्टेशन। तो हमने उनसे कहा हमारे पास एक ऐसी कहानी है, हुँ, पर उन्होंने तो बुलाया नहीं, आपने बुला लिया तो आपको सुना देता हूँ। हुँ, हुँ, तो प्राइवेट नौकरी और वो मेडिकल की थोड़ी-सी फैसिलिटी मिलती थी उसमें, कौन-सा वो होता है हुँ, ईएसआई होता हुँ, है, हुँ, उसमें मिलती थी। तो हमारी मदर को हम जो छुट्टी जिस दिन हमें मिल जाती थी, कभी 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में 1 बार, तो उनको उनकी आँख में प्रॉब्लम थी तो उनको दिखाने ले गए। तो किसी ने कहा कि सफदरजंग हॉस्पिटल में बड़ा अच्छा वो है, डॉक्टर है, उनको दिखाएँगे। हुँ, पहले हम उनको बंगला साहब ले गए, हुँ, गुरुद्वारे, वहाँ माथा-वाथा टिकाया उनको। फिर उनको स्कूटर था हमारे पास, वही डीएडी 3471। उनको हम पीछे बिठा के बंगला साहब गुरुद्वारे से हुँ, हम निकले हैं पटेल चौक घूम के, तब संसद वाला रास्ता हुँ, खुला रहता था। संसद वाला रास्ता खुला हुँ, रहता था। तो हम वहाँ से निकले हैं तो वो रिज़र्व बैंक, पीटीआई, उसके बाद ट्रांसपोर्ट भवन, उसके बाद संसद। तो हम ये ट्रांसपोर्ट भवन के आगे से ऐसे घूमे लेफ्ट, और हमारी माँ कहती कि ये क्या जगह है? ये कौन-सी जगह है? मैं कहा माँ ये वो बड़ी-बड़ी सरकारी बिल्डिंग है, यहाँ पे सरकारी दफ्तर है सारे के सारे। ये हम टर्न कर रहे हैं, ठीक है? वो फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब की जो मज़ार है, हुँ, उससे हम टर्न कर रहे हैं और ये बात हो रही है कि ये सरकारी ऑफ़िस है। तो मेरी माँ कहती है वाहिगुरु मेरे बेटे को भी यहाँ पे नौकरी दे दे कहीं पे। ये ये उसी क्षण की बात, ठीक है? अब कमिंग बैक टू प्राइवेट नौकरी, मर रहे थे, जान दे रहे थे, काम कर कर के।
तो एक दिन हमने कहा कि भाई एक हमने दिखा हमें कि एक नौकरी निकली, हमें कुछ पता नहीं था सरकारी नौकरी क्या होती है क्या नहीं होती। कहीं देख लिया हमने, तो उसका एक फायदा ये था नौकरी का कि इंटरनेट था वहाँ। हमने देख लिया भाई कि ये सरकारी नौकरी एक निकली है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ऐसे ही हमने भर दिया और एक दिन वो नौकरी से बहाना बना के कि हमें जाना है कहीं जरूरी काम है, अब सटक के हम पेपर दे आए जाके। वहाँ पहली बार में सेलेक्ट हो गए तो अपॉइंट हमारी नौकरी लगी बॉम्बे में। तो या बॉम्बे तो नहीं जाएंगे। बम्बई जाने का मौका पहले ही क्योंकि मिला। हमारा प्राइवेट नौकरी बड़े अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। हाँ, तो फिर दूसरी बार दिया तो पेपर लीक हो गया, वो कैंसिल हो गया। तीसरी बार दिया तो हमारा आया रैंक ऑल इंडिया में 8वां। वाह। ठीक है साहब, 8वां रैंक आया। वो आया बाद में, हम पेपर देके भूल गए। एक दिन हमने कहा कि यार ये या तो नौकरी जाएगी प्राइवेट वाली या हम ही छोड़ देंगे। हमने एक पीपीटी बनाई ब्रांडिंग को लेके कि हाउ टू ब्रांड अ बिजनेस, बी टू बी बिजनेस। ठीक है, पीपीटी बनाई अंग्रेजी में और सारे सीईओ सीटीओ सबको मेल करती। अच्छा। एमडी सबको मेल करती, सारे एचओडी सबको मेल करती। उस टाइम हम सीनियर कॉपी एडिटर थे वहां पे। मैं नौकरी जाएगी। तो हमारे कंपनी के एक सीटीओ थे गुरविंदर बत्रा, उन्होंने वो देखी। उन्होंने सुनील गार्डे हमारे एमडी थे, उनको फोन किया। वो अमेरिका में थे, ये इंडिया में थे। उन्होंने कहा कि ये लड़के को पूछो क्या करना चाह रहा है ये। तो हम अपने सेक्शन में बैठे हुए थे और वहाँ हमें फोन हमें बुलाया गया कि भाई आपको सुनील गार्डे साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा बेटा नौकरी गई, आज तो तुम गए। गई जैसी बीती पर गई। हाँ, तो गार्डे साहब ने बुलाया है। हाँ, हैव अ सीट। So I've been told that you are sending these PPTs from your email and this and that. ये क्या, what is this? मैं सोचा डांट रहे हैं। पर फिर भी मैंने उनको बताया कि सर I want to do something. I just can't spend my life doing this whatever I'm doing. उनको फिर समझाया मैंने, मेरी ऐसी पब्लिशिंग की बैकग्राउंड है, ये है वो है। अच्छा ठीक है, उन्होंने कर दिया, बाय, जाओ काम करो। हमने सीट पे आ गए, वापस काम कर रहे थे। अगले दिन जो है हमारे एचओडी को हमारे एमडी ने कहा कि इस लड़के को रिलीज कर दो, इसको जो है मार्केटिंग टीम में डाल दो। और हमें एक लिफाफा दिया गया कि आपको फिलाडेल्फिया भेजा जा रहा है 6 महीने के लिए, वाह। वैसे में, और आप वहाँ ट्रेन होके आइए। उसके बाद जो है आप हमारे यहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको जॉब दी जाएगी और ये सब किया जाएगा। बहुत अच्छे। वाह। लिफाफा लेके हम उड़ते हुए घर पहुंचे, हवा में उड़ते हुए पहुंचे हैं। तो वो लिफाफा हमारे हाथ में, हमने देखा हमारे जो सेंटर टेबल थी उस पे एक खाकी लिफाफा पड़ा हुआ, उस पर लिखा था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। वो हमने देखा, हमने खोला तो वो जो हमने लास्ट पेपर दिया था जिसमें फिर हमारा पता लगा कि हमारी 8th रैंक आई है, वो पड़ा था साहब। हमारे दोनों हाथों में लिफाफे थे, एक खाकी लिफाफा, एक सफेद लिफाफा। तो वो जो एक डिलेमा था कि क्या करना है।
अमेरिका जाना है, स्वीट डिलेमा। हाँ, कि सरकारी नौकरी करनी है। वाह। तो हमारी माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे पापा भी गवर्नमेंट जॉब करते थे। हमारे पापा पंजाबी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में थे, तो अच्छा। बड़ा अच्छा यूनिवर्सिटी में ही घर मिला हुआ था, नौकर मिला हुआ था, बड़ा अच्छा माहौल था। बस वही कि मुझे अपना खुद कुछ करना है, उसके चक्कर में वो दिल्ली आ गए। माँ कहती तुम्हारे पापा ना जिंदा होते अगर वो नौकरी कर रहे होते ना, हम्म। तो बेटा ये नौकरी नौकरी हमने गए वहाँ पे, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कराए, सब कुछ हो गया। ये हमें लेटर आया कि आप जाइए डाक भवन, पहले डाक भवन में आपका डोजियर भेजा गया है। हाँ। हम वहाँ गए तो हमें पता चला डोजियर वापस भेज दिया गया है। हम्म। ठीक है, क्योंकि हम टॉप 10 में थे तो पीएमओ भेजा गया, पीएमओ से भी वापस आ गया। उस टाइम तक हम अंग्रेजी में एमए नहीं कर पाए थे। फिर हमारा डोजियर गया ट्रांसपोर्ट भवन, ओहो। दैट वेरी बिल्डिंग जहां से हमारी माँ ने बोला था कि हमारे बेटे को ओफो। यहाँ नौकरी मिल जाए। आप सोच रहे हैं कि कितना वो, अब ये एक अर्धनास्तिक आदमी, ठीक है, अर्धनास्तिक। हाँ अर्धनास्तिक है, हम्म। तो वो कह रहा है कि भाई वो माँ ने वो उसी क्षण में बोला था कि यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए। हमने उसी में हमारी पहली नौकरी लगी। वाह। ये कहानी है साहब। उस सरकारी नौकरी की जिसके बारे में अभी तक कम ही लोग जानते थे। अच्छा नहीं, मैं बताया, जो हाँ। पूछता है मैं बता देता हूँ, जो हाँ। नहीं पूछता है उसको जबरदस्ती जाके नहीं बताता कि सरकारी हाँ जी, नौकरी। मैं तो सरकारी नौकरी भी रहा हूँ, लेकिन एक चीज है, जो अफवाह ये थी कि महीप सिंह के एक और भाई हैं, उसके बारे में बहुत खंडन नहीं करते आप। कितनी बार करूं, मतलब ये कि नहीं है भाई, है किसी गुरपाल ने। सिंह भाई नहीं है। गुरपाल सिंह भी हमारे भाई नहीं है, आजकल जो मीम चल रहा है वो भी हमारे भाई नहीं है, ठीक है। अब हम्म। किस किस का खंडन करूं, हम तो उनका भी खंडन नहीं किया जिन्होंने हमें गालियां दी, हमने उनका भी खंडन नहीं किया कभी। हम्म। तो वो, अब मैंने वो सोशल मीडिया पे खंडन करना छोड़ दिया है। हम्म। पहले बड़ा पिंच करता था कि यार क्या कह रहे क्या हैं। बात चल रही है? हाँ। तो वो तो कृपाल जी वाला तो बड़ा वो स्वीट वाला था, मतलब बड़ा क्यूट वाला था। हम्म। ये लोग हमें इकट्ठा देखते थे तो आप भाई हैं, आप भाई हैं, तब हम थोड़े हैफ्टी हुआ करते थे, अच्छा, अब भी? हाँ, बहुत वो तो भारी है। थे, बहुत भारी। चंडीगढ़ वाला कुछ किस्सा है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला। हाँ वो कहाँ से पता लगा हाँ आपको? हाँ, अरे भाई वो गजब की बात है। तो हम लोग जो है इस तरह की हरकतें करते रहते थे। गुरपाल के पास जो था, दो पिंक शर्ट्स थी, हाँ। वो कहता कि हम एक जैसे कपड़े पहन के चलते हैं। वहां पे लगा हुआ था फिल्म फेस्टिवल, हम्म। चंडीगढ़ फिल्म फेस्टिवल टाइप का कुछ लगा हुआ था। तो वहां पे हम जो है कहते हैं एक जैसे कपड़े पहन के चलते हैं। तो हम लोग ना फालतू के वीडियोस बना रहे थे कि कभी कहीं खड़े हैं, हम्म। कभी कहीं खड़े हैं, है ना। वो आर्ट कॉलेज है, वहां पे कई स्कल्पचर्स पड़े रहते हैं, तो हम्म। कई वीडियोस है, वो पता नहीं अब किसके पास है। तो पर ऐसे चल रहा था, तो हम जो है अंदर सब बुला रहे कि अंदर शुरू हो गया भाई, अंदर चलो अंदर चलो। तो अंदर जो है, तो वो उन्होंने, गुरपाल तो भाई एफटीआई से हैं, हम्म। तो एक जर्नलिस्ट थी ट्रिब्यून की, तो उनसे पूछने लग गई कि आप, मतलब आप इसके बारे में कुछ बोलिए, ये बोलिए वो बोलिए। थोड़ी देर बोलते रहे। वो थोड़े से ना, वो इन चीजों को ज्यादा वो नहीं करते हैं गुरपाल, इन चीजों में है नहीं कि इंटरव्यू दे रहे हैं ये वो। हम्म। थोड़ी देर कहते हैं मैं अभी आता हूँ, वो आके कहते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तुम अंदर जाओ, तुम इंटरव्यू कंटिन्यू कर। मैं इतना दे आया, हाँ बाकी तुम दे आओ। हाँ, तो मैं गया अंदर, तो वो आ गई, हाँ सर, अच्छा आप ये कह रहे थे। हाँ, वो पहचान ही नहीं पाई। नहीं पहचान पाई। तो ऐसा 2 दफे किया हमने। बाप रे। उसको पता लगा तो वो बहुत नाराज हो गए कि रहने दिया। गुरपाल सिंह समझ के महीप सिंह का इंटरव्यू ले लिया, दोनों बारी बारी से आ नहीं, रहे फिर हैं। बारी बारी से आ रहे अरे हैं कि मैं यार, 1 मिनट में आया, बिल्कुल फिर मैं आ पहचान गया। में नहीं आ रहे। उसको पहचान में नहीं आया। बाप।
इतनी भैया अब सिमिलैरिटीज। इतना तुम जर्नलिस्ट हो के तुम अगर तुम्हारी इतनी नहीं है तो फिर क्या करें? तो वो ये सब हरकतें करते रहते थे। हाँ, मुझे भी किसी ने बताया था शुरू में कि ये दोनों भाई हैं। नहीं, हम एक तो छिपा भाई तो रुस्तम में नहीं आते हैं, है। एक छिपा रुस्तम है। मतलब भाई तो नहीं है, भाई जैसे ही है। हाँ। गुरपाल मतलब बहुत हमने काम किया। हमने एक फूड फ्रेंड्स एंड फोक म्यूजिक करके एक आईपी क्रिएट की थी। आईपी तो क्या मतलब एक ग्रुप बनाया था। हुँ, तो उसमें निहाल भी इन्वॉल्व थे हुँ, और गुरपाल थे। तो हम क्या करते थे कि हम फोक म्यूजिशियंस को बुलाते थे। कालूराम बमनिया साहब, हुँ, है ना, जो कबीर के भजन गाते हैं। और इसी तरह से और किसी बहुत ही मतलब बड़े अमीर घरों वाले लोग ढूँढते थे कि जिनके पास जगह हो, जिनके घर में गार्डन होता है, हुँ, तो वहाँ पे वहाँ उनका हो एक जाए। कॉन्सर्ट कराया जाता था। और फिर वो जितने कॉन्ट्रिब्यूटरी पैसे जितने आते थे, वो आर्टिस्ट को दे दिए जाते थे। वो देते थे। हाँ, उसमें फ़ोक म्यूज़िक भी हो गया और फ्रेंड्स भी हो गए और फूड जो था इम्पोर्टेंट पार्ट था। कि उसमें फूड आता था, किसी के घर में अगर कर रहे हैं तो फूड का अरेंजमेंट किया जाता था कि सब लोग खाना खाएँगे। हुँ। एक पपेट वाला भी करते थे आप? एक बार हमारी बात हो रही थी, वो आपके दिल के बहुत करीब है। हाँ, बहुत करीब अभी भी आज से शुरू है। हाँ। इशारा पपेट थिएटर फेस्टिवल होता है हर साल हुँ, फरवरी में और आज आज ही शुरू है, शायद 21 फरवरी से शुरू कहाँ? है। वो ये अपना इंडिया हैबिटेट सेंटर में अच्छा। जो एम्फी थिएटर है वहाँ पे किया जाता था। अभी भी आज भी शायद अब वहीं पे हो रहा होगा, मुझे पता नहीं है। तो दादी पदम जी जो है, हुँ, जो कि पद्मश्री हैं और जिन्होंने पपेटरी को एज़ एन आर्ट पूरे वर्ल्ड स्टेज पे लीड किया है। एक यूनिमा करके बॉडी है हुँ, पपेटियर्स की, तो उसके वो चेयरपर्सन भी रहे हैं और काफ़ी मतलब तो ऐसे वही वही हालात वही के हम जो है अपनी फ़ॉलो कर रहे थे जर्नी हुँ, कि थिएटर जहाँ थिएटर जा रहा है हम भी जा रहे हैं। तो एक वो एक शॉर्ट एंड स्वीट थिएटर फेस्टिवल हुआ था, हुँ, जिसमें हमने वो 2 साल हुआ मेरे ख़्याल 3 2 या 3 साल हुआ। वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट था, 10 मिनट का प्ले। और अगर आप एक शो देखने आए हैं तो आप 10-10 मिनट के 10 प्ले देखेंगे। वाह! उसका एक मतलब शुरुआत है, मध्य है और अंत है, पूरा प्ले है, पर है 10 मिनट का। तो उस बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो वो उसमें मैंने जो है पहली बार एक प्ले लिखा टेबल फॉर टू। फिर जब दूसरी बार हुआ तो उसमें मैंने लिखा नेल पॉलिश, जो कि बड़ा हुँ, डार्क हुँ, प्ले है। और इस तरह से मैं उस सर्कल में आ गया। तो वो जो ऑर्गेनाइज़र थे, जो दीपक धमीजा उस टाइम पे हुँ, शॉर्ट एंड स्वीट के, हुँ, अब तो शायद वो साधु बन गए हैं, वो सद्गुरु के पास चले गए हैं अपने। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया दादी से। देखो स्टीरियोटाइप की वज़ह से मेरे को ये काम मिला। स्टीरियोटाइप ये कि ये पंजाबी हैं। हुँ, दादी ढूँढ रहे थे कि कोई मुझे अ, हीर रांझा की स्टोरी के ऊपर नाटक लिख के दे दे। अच्छा। और पंजाबी होगा तो लिख ही देगा। पंजाबी है तो वो खैर जानता हमारे ही तो होगा, इंजेक्शन ऑब्वियस है। लग जाता है पैदा होते ही। हीर रांझा तो हमारे घर में पड़ी आपका ही है रहती भाई। है। हाँ, तो वो मिल गया। तो मेरा ये था कि उस टाइम पे मेरा ज़ोन ये था कि मैं किसी चीज़ को ना नहीं बोलता था। मैं ना हर चीज़ को हाँ बोलता। हुँ, हमारी मुलाकात हुई दादी पदम जी से, तो दादी पारसी हैं, वो बिल्कुल हिंदी उनकी बड़ी ख़राब है। हुँ, और वो बहुत ब्रिलियंट आदमी हैं। हुँ, यहाँ भी आए थे वो। तो वो
मतलब हमसे कहे कि आप ऐसा ऐसा अपन हीर रांझा पे कहानी बनाएंगा, हम्म। आप लिख लेंगा। हम्म। हाँ, लिख लेंगा। पहले हाँ बोल दी, बात में देखी हाँ, जाएगी। मैंने कहा ना प्रेशर में मैं लिख लेता था। हीर रांझा की स्टोरी सबको मालूम है, हाँ हाँ। ठीक है? अब सोनी मेवाल की, हीर रांझा की, और शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि मैंने एक किताब मेरी पब्लिश्ड है, एडिटेड बाय मी, है ना? वो है पॉपुलर लेजेंड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। वाह 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 वाह, लेखक भी हो आप? नहीं, लेखक नहीं है, हम एडिटर हैं फिर भी। उसके। 4 किताबें हैं वैसे तो, पर वो कोई वर्थ नहीं है नाम लेने का। अच्छा। तो पॉपुलर लीजेंड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान जो थी, वो किसी अंग्रेज ने इकट्ठी की थी कहानियां इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जब अनडिवाइडेड पंजाब था। तो वो हमने पढ़ा हुआ था सारा और एडिट किया हुआ था, तो हमें एक बैकग्राउंड नॉलेज थी कि ये इस तरह से होता है। तो उन्होंने पूछा कि हीर रांझा तो हमने हीर रांझा की स्टोरी पर एक प्ले लिखा, जिसमें एक कॉन्टेम्परेरी जो अ, एक लवर्स का जोड़ा है और एक कहानी हीर रांझा की चल रही है। अच्छा। जो हीर रांझा की स्टोरी है वो पपेट्स कर रहे हैं, वाह वाह और वाह। जो कंटेम्परेरी राइटर वो जो लवर है वो एक्टर्स कर रहे हैं। तो ये था, ठीक है? तो उसमें हम ये कहने की हमने प्रयास किया कि वो 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी हम्म। ना, वारिस शाह ने लिखी थी हीर रांझा, जिसमें ऑनर किलिंग होती है, हीर को मार दिया जाता है क्योंकि वो एक पराये मर्द के साथ मोहब्बत करती है। हम्म। उसकी माँ ही उसको ज़हर देके, मिठाई में ज़हर देके उसको मार देती है। हम्म। 14वीं शताब्दी, और कट टू टुडे, आज भी हो रहा है। 700 साल बाद भी जो का त्यों। वैसा ही हो रहा है कि हमारे गोत की नहीं, गोत की लड़की से कर दिया, ये दूसरी जाति की लड़की से कर दिया, या किसी ने किसी ऐसे काम कर दिया, दोनों को काट के फेंक देते हैं आज की डेट में भी। इसे तो अवार्ड भी मिला किसे? आपके इसी हीर रांझा वाले प्ले को। अवार्ड इन द सेंस कि ऐसा अवार्ड कुछ नहीं था, मतलब ये परफॉर्म बहुत जगह हुआ। फ्रांस में हुआ, बाहर हुआ। फ्रांस भी हुआ, और भी कई जगह पे हुआ, ईरान वगैरह में भी, जो जहाँ जहाँ गए सब जगह गए। ये आरोप नहीं लगा कि क्या? छोड़ो चलो क्या आरोप नहीं लगा? कि देश को बदनाम कर रहे हो। वो इंडिया फेस्टिवल में ही किया था। बाहर तो जब चला ये जो होगा। टीम वर्क्स आर्ट्स वाले हैं जो जयपुर लिट फेस्ट कराते हैं, वही लोग जो है इस तरह के काम करते हैं, जो बाहर ले जा के जो हाईलाइट करते हैं इस तरह की चीज़ों। भाई हमने कहानी घर में ही बताई थी, हाँ, वो बाहर ले गए। हाँ। तो अब मतलब ये नहीं था बदनाम वदनाम तो क्या ही करना, ये मेरे अंदर था ये कि ये हो रहा है भाई ये। ऑब्वियसली अभी भी है। जब फिर और डीप स्टडी किया, वारिस शाह की हीर पढ़ी, और भी कई हम्म। वर्जन्स हैं हीर रांझा के, वो पढ़े, हम्म। पंजाबी में पढ़े, ओल्ड पंजाबी में पढ़े, ठीक है ना? और कई भाषाओं में उनका वो हो रखा है। तो बात समझ में आई कि यार इश्क के दुश्मन हैं सारे। तो ये वारिस शाह ने लिखी थी, तो वो हमने उसका नाम दिया हीर के वारिस। हम्म। कि ये जो आज जो मोहब्बत कर रहे हैं, वो लड़कियां जो मोहब्बत आज कर रही हैं, वो भी हीर की वारिस हैं। वो वर्ड प्ले है उसमें। वर्ड प्ले है, पर वो ये किया गया था कि ये हीर की वारिस हैं, ये जो आज लड़कियां जो मारी जा रही हैं, वो हीर की वारिस हीर हैं, की वारिस। ठीक है? तो ये प्ले था। तो ये भी मैं बता रहा हूँ कि शुरुआत में तो हमने कर दिया हाँ लिख लेंगे, पर जब हम कहानी पढ़ी और मतलब दोबारा से रिविजिट किया हीर रांझा की कहानी को, है ना? उनकी इंट्रिकेसीज़ देखी क्या है। फिर समझ में आई बात फिर ढंग से। उसमें गाने भी लिखे हमने, गाने भी थे। हाँ, गाने भी हैं आपके तो। हाँ। बस दुनिया आपको बस स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में जानती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते थे और भी, पर आपने स्टैंड अप चुना।
हमने क्यों? चुना नहीं। क्या हुआ आखिर? हम मतलब कह ही चुना रहे हैं अच्छा कि किया, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा, हम वही क्यों नहीं, चुना? नहीं, हम कह रहे हैं कि हमने लाइफ में कुछ भी चुना नहीं है। हुँ, हमने हमें दिया गया है, हमें मतलब वो कह रहे हैं कि धक्का किसने मारा था ये बताओ? हम बहादुर नहीं हैं, है ना? वो है ही नहीं, हमारे पास वो नहीं था कि भाई या तो ये कर लो या ये कर लो, नहीं। स्टैंड अप कॉमेडी करने के बाद भी हम थिएटर में इन्वॉल्व रहे, है ना? और थिएटर करते टाइम भी हम जो है कॉमेडी में रहे। तो एज़ सच कोई ये नहीं था कि किला फ़तेह करना है, कि ये अचीव करना है ये उसके बाय बाद चांस हुआ। ये बाय चांस हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं था कि स्टैंड अप कॉमेडी को हमने चुना। ठीक। मगर आप इस सर्कल में तब आए, जब ये धीरे-धीरे शुरू ही हो रहा था। हाँ, अभी शुरू ही। हाँ, मतलब इंडिया में इसका ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत चल रहा था, आप बीच में घुसे कि भाई कर लेते हैं, देखते हैं और फिर आप हिट हो गए। आप इनिशियली आए जब कहीं भी नहीं था, जब कोई बहुत ग्लैमर नहीं था, लोग 2-2 4-4 मिनट का था तो कुछ-कुछ वो करते थे। वही अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी था, एक बड़ा आप किस्सा भी सुनाते हैं, जब आप मुंबई में गए, जहाँ सिर्फ़ अंग्रेज़ी में होता था और जो कराती थीं, उनसे आप बात करने गए, उन्होंने मना किया, पर आपने जब खड़े होके किया तो फिर हिंदी भी कर ही दिया। अरे भई, हम कैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस में ना एक तो चुल ये होती है कि बिना लाफ़ लिए कैसे चले जाएँ। हुँ, और हमसे बड़ा लाफ़ कौन ले जाएगा, हुँ, है ना? क्योंकि सारे के सारे सोलो स्टार्स होते हैं। और विधाओं की तरह नहीं होता है कि थिएटर है, 25 लोग काम कर रहे हैं। हुँ, नहीं, आप जो है आप अकेले स्टेज पे खड़े हैं माइक लेके और आप हैं, आप ही राजा हैं, है ना? तो ये जो चीज़ था ना कि ये हमारे से बड़ा लाफ्टर कौन ले जाएगा? ये जो चीज़ थी, इसकी वजह से मतलब ये चुल थी कि वो उन्होंने कहा हमसे कि अंग्रेज़ी इंग्लिश ओनली। हमने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके अपना सुनाना शुरू किया, कोई हँस ही नहीं रहा है। क्योंकि हमारी वो है नहीं ना, वो फ्लो नहीं है। सिंटैक्स नहीं है। हाँ, हम हिंदी में जो चुटकुला है उसको अंग्रेज़ी में कैसे आप ट्रांसलेट कर लेंगे? ठीक है? वो सेंधा-सेंधा चल रहा था थोड़ा-सा। आपने कर फिर लो, हमने कहा कि भई अपनी देखो पिच पे इन्होंने खिलाता हूँ। हमें बुलाना नहीं है दोबारा, ठीक है? हमने जब वो हिंदी का मारा पंच पहली बार तो वो ऐसा फटा है कमरा, क्योंकि हैं तो सारे वही हाँ, प्रिटेंड करके बैठे हुए हैं कि वी आर हम वी हैव कम टू वॉच स्टैंड अप कॉमेडी बिकॉज़ वी आर दैट काइंड ऑफ पीपल एंड है ना? तो है वही देसी हैं, तो आप उन शुरुआती लोगों में हैं जिन्होंने हिंदी में शुरू किया। हिंदी में मारा। हाँ। अच्छा, और जब शुरू हुआ तब और अब उसमें बहुत फ़र्क है या वैसा ही है या ये फ़र्क आना ही था, आपको पता था कि ये धीरे-धीरे वहीं जाना है नहीं, हमें नहीं इवेंचुअली? पता था, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा मॉन्स्टर खड़ा हो जाएगा। हुँ, पैसा आ गया है बस और कुछ नहीं हुआ है। और कुछ नहीं हुआ। आर्ट नहीं बदला, बेहतर नहीं हुआ। बेहतर इन द सेंस कि अगर आप इसको बेहतर समझते हैं कि आजकल की जनरेशन को वर्ड्स पता लग गए हैं कि सेगवे क्या होता है, सेटअप क्या होता है, पंच क्या होता है, हुँ, रिकॉल क्या होता है। अगर आप इसको तरक्की मानते तो मैं तो नहीं मानता। आप ग्रामर पहले थोड़े ना पढ़ते हैं। ऑब्वियसली आप पहले भाषा बोलना बोलना सीखते सीखते हैं हैं। ना, हुँ, बाद में ग्रामर पढ़ते हैं तो फिर वो ग्रामर की गलतियाँ निकालना शुरू करते हैं कि अरे इसमें ये नहीं। हुँ। तो यहाँ ये हो रहा है कि ग्रामर पढ़ के आ रहे हैं लड़के। मुझे तो लगा आप कहेंगे कि हाँ, अब अच्छा काम हो रहा है, अब थोड़ा बेहतर हो अच्छा रहा है। काम नहीं, ज़्यादा हो रहा है और पैसे हैं। आप कैसे मुकाबला कर लेंगे ज़ाकिर खान का, ठीक है? अमित टंडन का मुकाबला कैसे कर लेंगे? ना अभिषेक उपमन्यु का मुकाबला कैसे कर लेंगे? ये सीख के कि जोक कैसे लिखा जाता है। हमने ऐसे लोग देखे हैं जो वर्कशॉप में ये बताते हैं ग्राफ बना के। पढ़ाई होने लगी इसकी? हाँ, कि ऐसे लिखा जाता है अरे जोक। पॉडकास्ट भी सिखाते हैं लोग, पता है ना आपको? और बहुत कुछ करते हैं पर ये अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब जो है वो ग्रामर सीख के आ रहे हैं लोग, जो है आर्ट नहीं सीख रहे हैं। वो जो नेचुरल एबिलिटी थी आपकी, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, वो आज हम जो है एक जो है एयरपोर्ट पे एक जोक लिखेंगे, आज हुँ, जो है हम ये लिखेंगे, वो बुरी बात नहीं, हुँ, हुँ। लिखिए आप।
आप शुरुआत कर रहे हैं, आपको हर चीज़ पे जोक लिखना चाहिए। हम्म। और मार्केट में क्या चल रहा है, पिछला कौन-सा वीडियो वायरल हुआ था, वो हम्म। कौन से सब्जेक्ट पे था। आपका जितना जीवन आपने जिया है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर वहीं तक है। इससे ज़्यादा आप उचकने की कोशिश करेंगे तो वो नकली लगेगा हम्म। और वो कभी भी नहीं आ पाएगा। मतलब जो आपने जिया नहीं, उस पर आप ह्यूमर बना भी नहीं सकते, लिख भी कैसे नहीं बना सकते सकते हो? हो, और बस बना कॉपी भी है। लोगे तो वो नहीं करेगा अपील ना। अब एक गैर शादीशुदा लड़का शादीशुदा ज़िंदगी पे तो जोक नहीं लिख सकता, हम्म। है ना? और या मैं जो हूँ, मैं डेटिंग पे जोक लिखूँगा तो बड़ा अजीब-सा लगेगा। हालाँकि मैंने लिखे हैं और बहुत अच्छे लिखे हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना? पर वो एक चीज़ होती है कि वो हमने जी रखा है वो भी। हम्म। मैं भाई ये कितना मुश्किल है, मुझे पूछना था आपसे कि अब एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो जानता है कि मैं चुटकुला कहूंगा हंसी आएगी, मैं शायद गाली दूं तो भी हंसी आएगी, लेकिन वो खुद को रोकता है कि नहीं दूंगा, ये बात नहीं कहूंगा। मतलब उसे लगता है कि ये बात नहीं कहनी चाहिए मुझे अपने मुंह से। वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। ये आप सारे कॉमेडियंस को एक उसमें ब्लैंकेट में नहीं ले सकते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं ये लोग, हम्म। करते हैं। सब लोग मतलब ऐसे नहीं होते हैं। अब हमें जैसे कोई किसी ऐसी संस्था में बुलाया जाए, किसी कॉलेज में बुलाया जाए बोलने के लिए, हम्म। उसमें गाली नहीं देंगे ना, हम्म। नहीं देंगे। गाली की ज़रूरत है नहीं। गाली वो अभी जावेद अख्तर साहब ने एक शो में कहा था हम्म। कि अगर आपकी ज़बान पे जो है आपकी पकड़ नहीं है तो आपको गाली देनी पड़ेगी, है ना? जहाँ का खाना बेस्वाद होता है वो लोग मिर्ची बहुत खाते हैं, तो मिर्ची जो गाली जो है वो भाषा की मिर्ची है। हम्म। तो कभी जब ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ कहने को नहीं है, या आपका मटेरियल बड़ा ब्लैंड है, बेस्वाद है, तो आप गाली डाल देते हैं ताकि थोड़ा-सा हम्म। शॉक वैल्यू मिले। अब ये ज़रूरी नहीं है कि लोग समझ रहे हैं कि आपका मटेरियल बेस्वाद है। हमको खुद को अपना मटेरियल बेस्वाद लगता है। अच्छा, वो एक सेल्फ डाउट है और हाँ, आपको पता है कि हिट होगा, इसमें ऐसे लगा देता हूँ। हाँ, वो एक अच्छा। पंक्चुएशन की तरह यूज़ की जाती गाली, बहुत कम यूज़ की जाती है, बड़े एप्रोप्रिएट ढंग से। एक तो प्रेशर कुकर होता है ना, उसमें प्रेशर बन जाता है तो वो सीटी एकदम से उठ जाती है, तो वो है गाली। हम्म। अगर वो सही जगह पे बोली जाए तो वो किसी का अपमान करने की दृष्टि से नहीं होती है, वो एक एक पॉइंट को एक्सेंचुएट करने, एक फ्रस्ट्रेशन दिखाने का एक ज़रिया है कि यार, क्योंकि कॉमेडी में फ्रस्ट्रेशन पे बहुत लाफ्टर आता है। ये क्या हो रहा है यार? हम्म। है ना? है ना? तो वो ये क्या हो रहा है के साथ अगर ये गाली जोड़ दी जाए तो वो फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका, समझ रही है पब्लिक कि ये ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड है मैं भाई। देख रहा था एक यूट्यूब पे आपका वीडियो है कुछ 7-8 साल पहले का। वो कोई ऐसा शो है जिसमें आपको बुलाया गया है। वो है नहीं स्टैंड अप कुछ भी। आप स्टेज से बात कर रहे हैं, वो आपकी ऑडियंस है नहीं वो। कुछ देर तक कोई नहीं हँस रहा है। जबकि आप वही जोक बोल रहे हैं, जिस पर बहुत लोग जम के हँसते हैं। मैं देख रहा हूँ उसे। और फिर एक ऐसा मौका आता है जब आप गाली तो नहीं देते, लेकिन गाली जैसा कुछ करते हैं। अचानक हँसी उठती है और उसके बाद सारे जोक समझ में आने लगते हैं सबको। अब सब कनेक्ट हो गए। वही मैं कहता हूँ कि आप, हमको पहुँचना है, ऑडियंस के पास पहुँचना है, कैसे पहुँचेंगे? हमको 5 मिनट के अंदर रूम रीड करना है कि क्या है ये लोग, के लौंडे-लपाड़े हैं, यंग हुँ। हैं, ओल्ड है, मिक्स्ड है, क्या है? हुँ। तो वो हमें 5 मिनट में रीड करना होता है। तो वो रीड करके अगर आप उसके अकॉर्डिंगली अगर अपना सेट फ्लो कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत जोक्स होते हैं पर हम सारे नहीं करते। हुँ। 50 मिनट में या 1 घंटे में सारे जोक्स नहीं हो पाएँगे। तो फिर हम देखते हैं कि कहाँ जा रहा है। सही। अच्छा, एक बात और बताइए, अब हम आखिरी तरफ हैं समाप्त करने के, तो मैंने कहा थोड़े बहुत ऐसे सवाल कर लूँ, जो मैं चाहता हूँ कि आपसे ही पूछे जाएँ। क्योंकि ठीक है, लोग पढ़ते-लिखते होंगे, मेरी नज़र में तो स्टैंड अप कॉमेडियंस में कुछ ही लोग हैं जो खूब पढ़ते-लिखते भी हैं। मैं एक ना कॉन्ट्रडिक्शन देखता हूँ, अभी इस वक़्त सोसाइटी में, कि एक तरफ हम हर तरह की जो सेंसिबिलिटीज़ हैं, उस पर बहुत काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं स्टीरियोटाइप मत करो,
सरदार सिर्फ ऐसे नहीं होते, गे सिर्फ वैसे नहीं होते, जो बहुत अच्छी बात है। हम लगातार और सीख रहे हैं, समाज ज़्यादा संवेदनशील हो रहा है। दूसरी तरफ गालियाँ ज़्यादा सहज करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ओटीटी हो, चाहे कोई भी हो। मतलब इनफैक्ट सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियंस को ही क्यों, कोई भी आर्ट का कोई भी पार्ट है, उसमें इसे सहज करने की कोशिश हो रही है। कंफर्टेबल हो जाओ आप, गाली-वाली ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती, सब देते हैं, होने भी दो। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, नहीं हैं, इस पर कभी सोचा? हाँ, मतलब गाली कहाँ से आई भाई? किसने इन्वेंट की? हुँ। व्याकरण में तो नहीं है। व्याकरण में भी है, है? डिक्शनरी में मिल जाएँगी आपको, हाँ, नहीं वो बाद में जुड़ी होगी। ठीक है? अब डिक्शनरी तो यही होती है, भाषा तो यही होती है जिसमें बाद में जुड़े कुछ। हुँ, सही। अगर कोई भाषा ऐसी है कि जिसमें बाद में कुछ जुड़ा ही नहीं है, तो वो भाषा जो है डेवलप नहीं हो रही है। मुझे लोगों के अचंभे पे अचंभा हो रहा है। इतने सरप्राइज़्ड हो रहे हैं कि अरे गाली दे दी। उनके मुझे उनके अचंभे पे अचंभा है हुँ, कि भाई इतने हैरान काहे हो रहे हो भैया? कभी मथुरा वृंदावन की होली नहीं देखी तुमने? कभी गाँव नहीं गए तुम? कभी वहाँ की बोली नहीं सुनी? कभी भोजपुरी के गाने नहीं सुने? शादी में, क्या तुमने गैंग्स ऑफ वासेप हाँ, शादी में जो वो जो छन ससुराल पक्ष को। हाँ, छन छन होते हैं, तो उसमें क्या गाली नहीं सुनी तुमने कभी? हुँ, हुँ, इतने अचंभित काहे हो रहे हो भाई? हुँ, तुम कैम्ब्रिज से पढ़ के आ गए और तुमने कहा कि अरे! बड़े घटिया लोग हैं हुँ, और वही गाली आप अंग्रेजी में दे दीजिए, तो आजकल बहुत अच्छे-अच्छे गानों में भी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। ये जो अंग्रेजी वाली बात पे हम दोबारा से आगे शुरू किए थे जहाँ पे, हुँ, आज भी आपको बताया जा रहा है कि आपने जो माँ की गाली दी है, हुँ, वो आपने वर्नाक्युलर में दी है, बहुत गंदी बात। हुँ, ये तो अगम्य है, ये नहीं आप कर सकते हैं। हुँ, 100 उदाहरण दे सकता हूँ मैं आपको, अंग्रेजी की गाली चल रही है, हुँ, हुँ, कॉन्सर्ट हो रहे हैं, हुँ, ठीक है? क्या है ये? क्या है ये? है क्या? आप ये अभी तक ये उससे मुक्त नहीं हुए। आप हमको मतलब किसी कॉमेडियन को अगर आप प्रताड़ित करना चाहते हैं, इस वजह से कि इसने गलत शब्दों का प्रयोग किया, कीजिए भाई। हुँ, पर मेरा ये दावा है कि हिंदी में किया इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है, हुँ, अंग्रेजी में किया होता तो नहीं किया जाता। आज की डेट में ये हो रहा है, चल रहा है। हम एफ वर्ड सुने थे पहली बार बम्बई के कॉमेडियंस के मुँह से, स्टैंड अप कॉमेडी में। तो हमें लगा, कह सकते हैं क्या ये? कह सकते हैं क्या? हुँ, हुँ, हाँ, कह सकते हैं। अंग्रेजी में कह सकते हैं। अच्छा, कह लो अंग्रेज़ी में कह लो, हिंदी ना बोल देना। हाँ, ट्रांसलेट मत कर देना जो तुम्हें आता है करना, है ना? हिंदी का एक तो मुझे लगता है कि हिंदी थोपनी नहीं चाहिए, थोपी जा रही है, थोपनी नहीं चाहिए। सब भाषाओं को इक्वली वेटेज देना चाहिए और जिस भाषा में काम करना ठीक लगता है, उसी भाषा में काम करना चाहिए। पर ये दास्ता से मुक्ति मिलनी चाहिए भाई। मैं किसी तरह की गालियों का सपोर्ट नहीं करता या मैं किसी अभद्र भाषा का सपोर्ट नहीं करता। ना मैं ये चाहता हूँ कि कोई इन चीज़ों का सहारा ले लोगों को हँसाने के लिए। पर सिर्फ़ इसलिए कि डाउन मार्केट है, हुँ, गालियों के भी ग्रेड हैं भाई, क्लासेस हैं। क्लासेस हैं। तो ये बड़ी एक क्लासिस्ट बात है। ये तो क्या हिंदी भाषी ऑडियंस की भावनाएँ ज़्यादा जल्दी दुखती हैं? अंग्रेज़ी में दो, अंग्रेज़ी वालों के लिए हैं, उन्हें आपत्ति नहीं है। तो फिर मेरा सवाल ये है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अब अ, मीडिया के अंदर अगर ये छवि बनी हुई है कि अ, जो अभद्र है
वो हमारी संस्कृति नहीं है, तो फिर किसकी है? ये भद्र लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई? इंपोर्ट हो रहे हैं, कहाँ से आए? हम्म, या क्या हिंदुस्तान में ये चीज वही मैं कह रहा हूँ ना, मुझे उनके अचंभे पे अचंभा हो रहा है कि इतने अचंभित काहे हो भाई? अचानक कहाँ से आ गई ये चीजें हमारी संस्कृति में? आपकी संस्कृति वो है जो आज हम्म, है ना? मैं अब अगर हाँ। रेलवे का इतिहास बताऊंगा तो मैं अंग्रेजों से थोड़ना शुरू करूंगा। तो आज क्या है? आज कितनी ट्रेन है भाई? हम्म, हम्म, आज कितनी पटरियां बिछा रहे हो? आज बताओ। ऐसी संस्कृति है। तो आज की संस्कृति बताइए, आपकी आज आज आपकी संस्कृति, आपके देश की संस्कृति क्या है? और सरप्राइज्ड मत हो जाइए। अब ये स्ट्रगल तो हमेशा चलेगा। अब वो सादत हसन मंटो का हो, वो तब हमेशा की से सरकार रहा का, है। अब का हाँ। हो, किसी का हो, वो तो चलेगा ही। आपने फिर ये रास्ता निकाला मध्यम मार्ग कि माँ की गाली तो दूं पर सोफिस्टिकेटेड कर दूं इसे। नहीं, ये हमने नहीं दी है माँ की गाली, लोगों ने सोची है। मैंने तो ओपन एंडेड छोड़ दिया। हमने तो पूछा ही है भाई सिर्फ। नहीं, ये आपके आपने दिमाग की माना भी उपज एक आध है। जगह नहीं, कि नहीं देखो है तो गाली। माना कि वो जो हमें बताया गया कि यार ये तो आपने ऐसा बोल दिया। अच्छा, अच्छा ठीक है, फिर बोल दिया तो बोल दिया, हम्म, है ना? पर वो अंग्रेजी की वो पूरी गाली से तो बेहतर है ये गाली। कि हाल पूछ लेना, भाई मम्मी कैसी है, ये तो पूछ रहा हाँ, हूँ मैं। तो अब ये मतलब आप एक तरफ ये जो वो हिपोक्रेसी है ना कि एक तरफ तो आप जो है आपने इसका लाभ उठाया पर लाभ ग्रे उठाए एरिया हैं। का। हाँ, तो ग्रे एरिया जो अनकहा है अनसेड है जो, हाँ। वही सबसे महत्वपूर्ण है। कवि क्या कहना चाह रहे हैं हम्म, वही इम्पोर्टेंट है। जो कह रहा है, सामने लिखा है, वो पढ़ ले। नहीं, क्या नहीं लिखा है वो उसकी व्याख्या करके बताओ। वक्रोक्ति है, वक्रोक्ति में कहाँ ढूंढ के लाओ कि कुछ तो अलग कह रहा होगा कवि। हम्म। तो ढूंढो भाई, जिसकी जाकी रही भावना जैसी। अब वो माने कि गाली है तो गाली है, नहीं माने तो ना माने। कोई डार्क ह्यूमर क्या है, ये बताते डार्क हुए ह्यूमर, जाइए। आजकल बहुत चर्चा में है। डार्क ह्यूमर वो है कि जिस सब्जेक्ट पे जिस सब्जेक्ट के टारगेट पे मजाक नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा जो मान्यता आज की डेट में है, उस पे अगर कोई मजाक करता है या जोक बनाता है वो डार्क ह्यूमर है। हम्म। इसके अलावा डार्क ह्यूमर का कोई मतलब नहीं है। सोसाइटी जिसे जिस टेरिटरी को मानती है, यहाँ ना हो मजाक, वहां हो जाए। हाँ, वो मजाक हाँ, हो जाए। ये फिर रिस्क तो हमेशा है तो मुकदमे वो होने का। वही है कि दो दुनिया है, एक अंग्रेजी की दुनिया, एक हिंदी की दुनिया है। आप अंग्रेजी की दुनिया में जाइए तो वहां पे जो अकथनीय है, और जहाँ जो हिंदी के बेल्ट में जो अकथनीय है, वो दो अलग अलग चीजें हैं, हम्म, है ना? ऑब्वियस। हाँ, तो वो तो हम डार्क देख ही ह्यूमर, रहे हैं अभी, हाँ, तो हाँ। डार्क ह्यूमर है जो है, तो वो उनका डार्क ह्यूमर अलग है, तुम्हारा डार्क ह्यूमर अलग है। डार्क ह्यूमर हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा कि जो अगम्य है, जो सब्जेक्ट आप टच नहीं कर सकते, कि ये तो बहुत बुरी बात है भाई, हम्म। आप इस चीज समर्थक का। हैं इसके, उन टेरिटरी में जाना चाहिए, मौत पर मजाक हो रहा है। हाँ। मैंने मृत्यु पे जोक लिखे हैं, हम्म, मैंने परफॉर्म किए हैं, मुझे हंसी भी मिली है, हम्म, ठीक है। मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि कोई चीज जबरदस्ती थोपी जाए। हम्म, बच्चों को आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हो, फिर उसके बाद 12वीं के बाद उनको आप बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए भेजते हो। फिर आप चाहते हो कि यार यार हमारा बच्चा वापस आ जाए, हमारा बच्चा हमारे देश में रहे, हमारे पास रहे। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि माँ बाप का ध्यान रखा जाए। हम्म। कैसे कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई? हो गया गया। हाँ, खलील जिब्रान ने कहा अगर था ना, आप बच्चे हाँ, तुम्हारे नहीं है भाई। हाँ, वो अगर आ भी गया तो वो भाई वो कहाँ से एडजस्ट होगा? दुनिया बदल गई उसकी। दुनिया बदल गई, उस दुनिया ऐसी देख आया
और जैसे मैंने कहा था कि वो 50 रुपए के किराया खर्च करके जो जिसकी दुनिया बदल जाती है, वो तो लाखों रुपया खर्च करके तुमने उसकी दुनिया खुद बदलवाई। अब वो चाहते हो कि यहाँ पे आके एडजस्ट कर ले और वो ये भी किया करे और ये भी किया बरोबर. करे, है ना? और तो वो कहाँ से होगा भाई, संभव नहीं होगा ना। डार्क ह्यूमर जो है वो इंडिविजुअल चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये चीज़ है, आप बेशक करिए। मैं नहीं करूँगा कुछ चीज़ें आप नहीं करेंगे या कर नहीं पाएँगे हमसे अच्छी। हम्म. हम तुमसे अच्छी कर लेंगे क्योंकि हमें भाषा आती है। एग्जैक्टली. ये बड़ा खेल है. जिसे भाषा आती है वो बरत लेता है. वो वो बरत संभाल लेता है। लेगा हाँ, डार्क ह्यूमर. भाई आपको भाषा कहाँ से आएगी? आप अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे बच्चे हो और अब आप चाह रहे हो कि क्योंकि मार्केट ऐसी है, तो हम उसी टेरिटरी में विचरण करें, इंटरेस्टिंग. है ना? बॉम्बे वाले जो है स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो वो लिखते हैं कि आप प्यार में गिर गए। वो फॉलिंग इन लव की हिंदी ट्रांसलेशन है। हम्म. वो असंख्य मूवीज़ में मिल जाएगा। तो प्यार में पड़ जाना तो हो सकता है, वो गिर जाना नहीं हो पाएगा. प्यार में पड़ जाना होता है, प्यार हो जाना होता है, प्यार में गिर जाना क्या होता है भाई? प्यार में तो उत्थान होता है ना, हाँ, हाँ, हाँ. प्यार में ही गिरना क्या होता है? तो ये अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़े हुए जो वो हिंदी की स्क्रिप्ट लिखते हैं रोमन में, तो फिर ऐसा ही होता है. तो फिर ऐसा ही होता है और वही हो रहा है। आप काम लेने जाइए, देखिए, कहिए हिंदी में स्क्रिप्ट लिख के दे दीजिए, किसी हीरो को पढ़नी नहीं आती, हाँ, किसी हीरोइन को पढ़नी नहीं आती। हाँ. सो कॉल्ड जो कमर्शियल हीरो हीरोइन्स हैं, उनको हिंदी कहाँ, देवनागरी कहाँ तो पढ़नी आती? देवनागरी बड़ी कठिन है, रोमन में ही है सब मामला. हाँ। अच्छा, लास्ट बात. ओशो तो बनते हैं आप. ओशो से मिलती भी है शक्ल आपकी. अर्धनास्तिक आपने बता ही दिया. ओशो आपने बहुत पढ़ा भी है. अभी क्या अर्धनास्तिक सिचुएशन है अर इस हाँ, अब है? ओशो के बारे में। नहीं, अर्धनास्तिक है, नास्तिक है, अर्धनास्तिक क्या? कहने का मतलब ये है कि हुँ. देखिए, बिलीव नहीं करो अच्छा. किसी चीज़ पे। अगर आप खोजी नहीं है, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, तो आप किसी भी तरह के आस्तिक या नास्तिक नहीं हो सकते हैं। आप नास्तिक भी नहीं हो सकते हैं। आप इतनी गारंटी से कह दीजिए कि मैं नास्तिक हूँ, क्या प्रूफ है भाई आपके पास? या आप कह दीजिए मैं आस्तिक हूँ, तो क्या प्रूफ है आपके पास? हुँ. हम अर्धनास्तिक हैं। अर्धनास्तिक वो एरिया है जहाँ पे हम आपकी बातें सुनेंगे। अगेन मध्यम मार्ग. मध्य मार्ग, अब मैंने पढ़ मतलब लिया थोड़ा-सा, आपको नहीं लग रहा है? आप लोगों का ये थोड़ा-सा जर्नलिस्ट का होता है कि आपके पास शब्द बहुत ज़्यादा है। आपको ये तो ये बुद्ध का हर है. ये तो आपको महात्मा बुद्ध का हाँ, है. तो महात्मा बुद्ध ने भी कहा, आपने लास्ट में कहा वो 14 वो अपने एक्सप्लेन करके नहीं गए वो, तो अब लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं। हुँ. तो पता नहीं 60-65, अष्टमार्ग. हाँ, 60-65 है कोई अ, बौद्ध धर्म के जो ब्रांचेज़ हैं। हाँ, बाद में तो बहुत हो गए. हाँ, बहुत ज़्यादा वो हो तो गई एक हैं। पल है. वो तो एक-दूसरे का खून पीने को तैयार हैं। पर इसमें कोई बुरा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ. मध्यम मार्गी होना क्या बुरा है? मध्यमार्गी वो मेरे को नाम से वो है, मुझे क्यों क्रिश्चियन किया जा रहा है कि तुम ये आज से ये हो। अच्छा, कि ये बौद्ध भी ने मत कहा, कहो मुझे. हाँ, हाँ. कि बौद्ध ने कहा कि मैं अवतार नहीं हूँ, तो उन्हीं को 24वाँ अवतार बता दिया गया, है ना? तुम हमें क्यों मध्यमार्गी बता रहे हो भाई? हमने तो कोई दिशा चुनी नहीं कि मध्य है, कि सेंटर है, कि राइट है, कि क्या? तो इसकी इतनी चर्चा क्यों होती है? मुझे समझ नहीं आता है, धर्म की इतनी चर्चा क्यों होती है? हुँ. ये वैसे भी घर में प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है. तो फिर कितनी क्यों चर्चा हो रही है इतनी? हुँ. राजनीति में धर्म की चर्चा क्यों हो रही है ना? आप ओशो की चर्चा? ओशो की चर्चा, मतलब मैं ये, अब अगर ओशो होते तो शायद उनसे भी झगड़ा हो जाता हमारा, है ना? वो आदमी जो है वो आपको टिकने नहीं देता कहीं। वो ये नहीं है कि मैं आज ये प्रवचन किया, हुँ. तो आपको कहें हाँ गुरुजी यही सत्य है। अगले दिन उससे उलट बात कर देंगे। हुँ. अब उनसे जाके पूछे कल तो आप ये कह रहे थे, आज आप ये कह रहे हो, ये क्या बात हुई? वो कहे यही बात है। हम तुमको मानने नहीं देना चाहते कि तुम एक चीज़ को मान के उसको लेके लटक जाओ। तो यही हमारा ये है हाँ, सिद्धांत। मतलब ओशो हो, गांधी हो, दोनों ने एक बात तो ये कही ही थी
कि अगर कभी इस मामले में पड़ो कि मैंने पहले ये कहा बाद में ये कहा, तो बाद वाला मान लेना सुविधा के लिए, क्योंकि क्या है कि अपन भी बदल रहे हैं, समय भी बदल रहा है, ज्ञान भी बदल रहा है, रोज परिवर्तन हो रहा है। नहीं, वो तो जानबूझ के करते थे ना। वो शो तो जानबूझ के अपनी ही बात को काट देते थे कि कल मैंने ये कहा था तो आज मैं ये कह रहा हूँ भाई। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ किसी भी एक मानो। बात पे स्थिर हो जाओ और अपना खोज को छोड़ दो। कि मेरी तो खोज पूरी हो गई, गुरुजी ने मंत्र दे दिया, अब मैं तो सक्सेसफुल हो जाऊँगा, मैं तो ज्ञान को प्राप्त हो जाऊँगा, मैं तो भगवत्ता को प्राप्त हो जाऊँगा। हम्म, तो ये जो है ये सार है सारा। वाह, बहुत ज्ञान भरी बातें हुई आज के पॉडकास्ट में। मैंने सोच लिया था कि मजाक की बात मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह करेंगे। रहा हूँ कि ये प्लीज़ आप इन चीज़ों पे ध्यान ना दें। इसको ज्ञान तो बिल्कुल ना कहें और अपनी-अपनी यात्रा पूरी करें जैसे-जैसे हो रही है। बाकी कुछ नहीं रखा इन धंधों में, पैसा कमाइए हाँ। और पैसा आपको बताएगा कि क्या होती है लाइफ़, ठीक है? आप ईमानदार कब हो आप अच्छा स्वभाव कब रख सकते हैं जब आप इतने अमीर हों कि आप किसी को गाली दे सकें, बिना हम्म। ये सोचे कि ये कल को मेरे साथ क्या करेगा। अगर आप कुछ गलत देखें तो गाली दे दें, हम्म। गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। आई वांट टू बी रिच इनफ टू बी अ गुड मैन। ये लक्ष्य है हमारा। अभी आप ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं, खुश हैं? मैं खुश हूँ। आई एम अ गुड मैन आल्सो। ये तो इसका तो मैं गवाह हूँ। चलिए आप ठीक। बहुत बहुत खुश रहें, हमेशा ऐसे ही हंसते रहें, हंसाते जी। रहें। और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि आप बूढ़े हैं। नहीं मैं नहीं मानता। मैंने सोचा था ये वाली बात तो मैं आपको बता दूं कि ठीक, आपने उसका अच्छा इस्तेमाल किया है बात का। जो आपको अच्छा लगे। आज मैंने सीख लिया आपसे कुछ कुछ। ये बेस्ट रास्ता है। हाँ, आप खुश रहिए, अपने घर में मस्त रहिए। आपको गुरपाल मेरे भाई हैं। हाँ, है। हैं, देखिए हैं क्या क्यों नहीं? गुरपाल भाई क्यों है? मैं ही वो मैं ही हूँ। जो वो फ़िल्म में काम बेस्ट है भाई आजकल के। गुरपाल कौन है? बेस्ट है आज। ठीक है, ठीक। पहला एपिसोड था और चलिए मैं बढ़िया। चाहता हूँ आप हमें शुभकामनाएं दें, चल बिल्कुल आपको नहीं तो बहुत-बहुत छीन लेंगे। शुभकामनाएँ हैं। आप वही बात है कि नहीं देंगे तो भी आप ले ही लेंगे। तो बाकी आपके साथ बहुत पुरानी जान-पहचान है, तो इतने इसलिए इतना खुल के बात हो पाई है, अनस्क्रिप्टेड है और बड़ा मज़ा आया। ये जो आपने पोथा रखा हुआ है सामने, आई होप कि इसमें से इसमें तो मैंने कुछ नहीं पूछा। कुछ काम नहीं आया ये होगा। बस मेरे हौसले के लिए था, भूल जाऊँ आपके हाँ। सामने, आप बड़ी हस्ती हैं। मैं कहीं नर्वस हो गया तो कुछ तो ढूँढ लूँ। लेकिन आपने महसूस होने नहीं दिया, आप वही हैं जो आज से 12-13 साल पहले यही थे। उम्मीद रखते हैं कि हम वही रहें। और हाँ, थैंक यू सो मच मुझे मेरी ज़िंदगी का पहला स्टैंड अप शो दिखाने के लिए। अच्छा। हाँ, आपने मुझे मुंबई में बुलाया था, पहला था वो। अच्छा पहला था। हाँ, मुझे नहीं बड़ा पता था। बेकार शो था यार। आपको याद है? वाह! बहुत बेकार शो। मुझे अच्छा लगा था। चलिए दोस्तों, बढ़िया। महीप सिंह और अब तो बात हो ही गई, आपने सुन ही लिया। हमारी कोशिश ये थी कि पहला एपिसोड है, महीप सिंह से ऐसी कुछ बातें हों, जो आपने उनके मुँह से पहली ना सुनी हों। और इनके मुँह से तो जितनी बार सुनेंगे उतनी मज़ेदार लगती हैं और कोशिश ये भी थी हाँ, बाय द वे जो मैंने कहा आपसे कि हँसी-मज़ाक, चुटकुले तो महीप सिंह करते रहते हैं, वो टिकट खरीद के सुनिए आप। यहाँ पर ऐसी बात होनी चाहिए जो अपने शो में नहीं करते। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इतने इत्मीनान से सुना। मुझे उम्मीद है पहला एपिसोड है पसंद आया होगा। जो भी लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं महीप भाई को बता दूँगा। कुछ ना पूछा हो तो वही बताइएगा। धन्यवाद, फिर कभी धन्यवाद, बुलाएँगे। धन्यवाद।